when you are looking at Gurgaon real estate, now you have to imagine आप एक ओल्ड स्कूल मूवी थिएटर में जा रहे हो, वहाँ पे बोर्ड लगता था सोल्ड आउट, पर क्या वो एक्चुअली सोल्ड आउट था? बाहर तो इतना माल मिल रहा था. Gurgaon real estate is a bit like that. Today I see Andheri is at 35-40,000 rupees per square feet, but Oberoi, Goregaon is at per square feet. Why is it that this equation is no more same? Is it because of infrastructure or communities? क्या drive कर रहा है ये prices? अभी real estate has become more a market of product over location. एक बिल्डिंग का रेट 100 है और दूसरी बिल्डिंग का रेट 200 है. ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इट्स प्रोडक्ट. आज अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है कि वो बैंक्स के साथ घर देखे जहाँ पे हो सकता है डिफॉल्ट्स चल रहे हो या शुरू में डिफॉल्ट हो गया और बैंक उसको सस्ते में फ्री कर रहा हो. इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि बैंक्स का जो रूल होता है ना, they give you the property as is. Risk reward ratio is now no longer in your favor. What would be your suggestion for a middle class? Buy versus rent? हेलो गाइस, संजय कथुरिया पॉडकास्ट के आज के एपिसोड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मेरे साथ हैं विशाल भार्गव जी, जो है एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट. ये बात करते हैं कि रियल एस्टेट इंडिया में कहां ओवर प्राइस्ड है, कहां अंडर प्राइस्ड है. इनकी बहुत सारी रील्स आपने भी जरूर देखी होंगी. आज की जो मेरी इनके साथ चर्चा होने वाली है ना, उसमें हमने रियल एस्टेट और पूरे इंडिया को डिसाइफर किया है. हमने बात करी है कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे रियल एस्टेट इस टाइम बहुत महंगा हो गया है, कहां बबल बन चुका है, एनसीआर वर्सेस बॉम्बे वर्सेस बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद, कौन सी मार्केट इस टाइम पे राइट है, कहां निवेश कर सकते हैं, कहां निवेश नहीं करना चाहिए, कहां से टोटली दूरी मेंटेन कर लेनी चाहिए, डेवलपर्स किस तरीके की स्कीम्स यूज करते हैं हम सबको लुभाने के लिए, और हमें अगर चेक करना है कि कोई डेवलपर ठीक है कि नहीं या स्कीम ठीक है कि नहीं, तो किन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. अगर आप एनआरआई हैं तो आपको घर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए. अगर आप डिजिटल नोमैड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप रिटायर होना चाहते हैं, कौन से शहर में रहना चाहिए, सारी चीजें आज हमने डिस्कस करी हैं इस एपिसोड में, और बहुत सारी लर्निंग्स है जो आपको इस एपिसोड में मिलेंगी. तो आपको क्या करना है, पेपर पेन लेके बैठ जाइए और इस एपिसोड को एकदम रियल एस्टेट मास्टर क्लास की तरह देखिए. इस एपिसोड के एंड में एक चीज का प्रॉमिस देता हूं, आपके माइंड में जितने रियल एस्टेट को लेके मिथ्स, क्वेरीज, एंग्जाइटीज थी, सब आंसर हो जाएंगी. तो इसलिए इस एपिसोड को टोटली एंड तक देखिए, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी जरूर दबा दीजिए. चलिए मिलते हैं विशाल भार्गव जी से. थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. और एंड इतने छोटे नोटिस पे आपने मुंबई में मेरे को टाइम दिया. इट्स रियली अ प्लेजर सिटिंग नेक्स्ट. Lovely to talk to you, Sanjay. I've been hearing your content for long, so glad to finally meet you. थैंक यू सो मच. हम स्टार्ट करते हैं कि आप जनरली रियल एस्टेट को बहुत निटिग्रिटी से देखते हैं, आपकी एक फाइन जैसे वो पारखी की नजर है आपकी. तो आज जो हम ये पॉडकास्ट करेंगे उसमें हमारा एम ये रहेगा कि बायर्स को, खासकर बायर्स को, बिकॉज जनरली लोग थोड़ा ये सेलिंग इकोसिस्टम हैवी जो है अपना पूरा टोटल इकोसिस्टम है, थोड़ा बायर्स के एंगल से आज हम बात करेंगे. क्या उनको देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, किस मार्केट को कैसे समझना चाहिए. डिसीजन बड़ा होता है लाइफ में, जनरली वन टाइम डिसीजन होता है, तो कैसे सही तरीके से ले सके. अभी मेजर सिटीज जहां कंपैरिजन चल रहा है वो है गुड़गांव, नोएडा, बॉम्बे. ये आजकल एकदम हाईलाइट सिटीज बनी हुई है. बैंगलोर अपना अलग चल रही है दुकान उनकी आईटी की, बट ये तीन सिटीज है जहां कुछ अलग ही बवाल मचा हुआ है. गुड़गांव में 200 करोड़ के घर बिक रहे. बॉम्बे में मैं कल बोरीवली में था तो वहां पता चलता है कि कारपेट पे 55,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है कुछ बिल्डिंग्स में, प्रीमियम बिल्डिंग्स में. हम नोएडा गए, नोएडा में रहा हुआ हूं, एंड अचानक से मैं 3 साल बाद नोएडा गया तो देखा लैंड प्राइसेस डबल हो चुके हैं, 2.5 टाइम्स हो चुके हैं. अपार्टमेंट प्राइसेस में 1.5-2 गुने का ग्रोथ आ गया है. सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई सडनली देयर इज सो मच रश. क्या कोई सोने की खदान निकाल ली है इन्होंने, क्या मिल गया उनको वहां पे? संजय जी, मुझे लगता है कि देखिए हर मार्केट का कुछ ना कुछ अलग डायनामिक होता है, पर देखिए बैंगलोर आपने कहा कि उस खुद की जर्नी हैंडल कर रहा है. बैंगलोर का मॉडल मुझे सबसे अच्छा लगता है. ठीक है, व्हाई? क्योंकि वो मार्केट ना, वहां पे जो की प्लेयर्स है ना, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि रियल एस्टेट में मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वहां पे साइकिल्स ऐसे नहीं होती, वो ऐसे लेके चलते हैं. समझ गया, मतलब छोटे छोटे ब्लिप्स होते होंगे. क्योंकि एक बार रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है कि अगर गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है ना, आपको अज्यूम करना है कि वो गाड़ी बंद हो जाएगी. गुड़गांव, एनसीआर इज द अदर एक्सट्रीम. वहां पे साइकिल्स आर ऑलवेज लाइक दिस, एग्रेसिव, क्योंकि वहां पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बहुत है. अगर आप कोई मार्केट देखेंगे इंडिया में, मेजर मार्केट्स में ज्यादा इन्वेस्टर स्लैश ट्रेडर इंटरेस्ट इज मैक्सिमम इन एनसीआर. तो अगर हमें कंपेयर करना हो, लेट्स से बैंगलोर, मुंबई, एनसीआर, तो
कितना परसेंट ट्रेडर एक्टिविटी होगा हर जगह अप्रोक्सीमेटली? देखिए मुंबई में ट्रेडर एक्टिविटी इज ऑलमोस्ट जीरो. ओके, ठीक है. तो प्योर एंड यूजर डिमांड है. प्योरली एंड यूजर. Maybe you can say 5% here and समझ there. गया, वो तो छोटा नंबर. ठीक. In Bangalore, I think it will not be more than a similar number. Sure. यहाँ पे if I was to break it down, there is trader, there is investor, there is end user. जी. ठीक है. देखिए ट्रेडर का मौका तभी मिलता है अगर मुझे I can exit before in very quick time. In Mumbai, builders tell you upfront कि you cannot sell until possession. तो 5 साल तो आप लॉक हो गए. आप लॉक हो गए क्योंकि बिल्डर इज लुकिंग एट इट कि अगर मैं एक बार इसको बेच दिया हूं देन ही इज कंपीटिंग विद द ओरिजिनल बायर फॉर अ सेल. मैं बेच रहा हूं, ये भी बेच रहा है माल, तो मेरा जाएगा नहीं. तो मुंबई में ट्रेडर इज एलिमिनेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट. बैंगलोर आल्सो बिग बिल्डर्स डोंट अलाउ यू टू सेल. ओके. ट्रेडर एक्टिविटी इज द मोस्ट इंटेंस इन एनसीआर. अब कितना परसेंटेज है, इट्स गेस वर्क. ओके. और इट्स अ गेस्टिमेट. मेरी राय में इट विल बी अराउंड 65 to 70%. Oh God. Oh wow. देखिए the way I look at the role of a trader is that अगर घर एक दिन में बिकते हैं ना, they have to be traders. Okay. Your best case scenario is investors. ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर end user है, वो एक दिन में तो घर लेगा नहीं. Decision नहीं लेगा उतना जल्दी. And he will not be okay accepting a unit which does not fit his vastu, which does not fit his floor plan. You cannot then go and give him an allotment letter. तुझे ये unit मिला है. It is not a lottery. It is not a lottery. It is not a lottery. So the end user is out there only. The way I look at traders in NCR is that how many builders offer schemes where the person does not have to pay a big amount in the first 2 years. जैसे हम हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में कॉल ऑप्शन होता है कि आपने थोड़ा सा प्रीमियम दे दिया और आपको एक राइट टू बाय मिल गया. Exactly. तो वहां पे अगर आप देखेंगे so many projects जहां पे मैं देखता हूं, you book now for the next year and a half, एक भी पेमेंट नहीं देना आपको. तो the exposure of that buyer is nothing. मैंने अभी डाल दिया 20 लाख रुपए. अब मैं देखता हूँ 1 साल के बाद अगर मुझे प्रीमियम मिला तो बेच दूंगा. अगर नहीं मिला is where the cookie crumbles. So in my view, NCR will be about 65 to 70% in terms of overall sales. Mumbai, Bangalore are almost zero in terms of traders. Very nice. तो मैं आपको इससे अपना एग्जांपल बताऊं. मैंने भी काफी समय रियल एस्टेट में स्पेंड किया. So in Noida, I was working in Noida, and we had this one gentleman who comes to us in 2014-15, और वो हमारे यहाँ यूनिट लेना चाहते थे. तो उन्होंने ना अपने एक ऐसा बंच रख दिया हमारे सामने. तो हमने देखा देखो 32 अलॉटमेंट लेटर्स कि नोएडा में उन्होंने अलग अलग सोसाइटी में कहीं पे 2 अपार्टमेंट लिए, कहीं पे 1 अपार्टमेंट लिया, कहीं पे 3 अपार्टमेंट लिए हुए. एंड ही वाज टोटली स्टक. तो आई एम एबल टू नाउ कोरिलेट कि सेइंग कि भाई 60% लोग तो ऐसे ही चल रहे हैं वहां पे, जो है सिर्फ बयाना देके अपनी डील क्रैक करना चाहते हैं. मुझे संजय जी, I did not realize it was as big. मैंने 3-4 महीने पहले एक वीडियो निकाला था गुड़गांव के ऊपर जी, where I called it the house of cards. Okay. तब मुझे लगा था नंबर वुड बी समवेयर बिटवीन 45 to 60%. पर उसके बाद ना जब मुझे इतने रिएक्शंस आने लगे ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अंडर एस्टिमेट किया था. एंड व्हाट वर द रिएक्शंस जिनसे आपको ये फील हुआ? देखिए कि काफी बार लेंडर्स के तो काफी आगे थे. ठीक है कि आई हैव हैड कस्टमर्स जिसको 20 यूनिट है, अभी उसको वो ट्रांजिट फंडिंग चाहिए क्योंकि उसको अब पेमेंट ड्यू हो चुकी है. हाँ. तो दीज सॉर्ट ऑफ रिएक्शन मुझे आने लगे ना, देन आई रियलाइज कि मेरा 45% assumption तो बिल्कुल रॉन्ग था. सो आई केम टू द कंक्लूजन 60 to 70% इज वेयर ट्रेडर्स आर. वाओ. ओके, अब जब हम 60-70% ट्रेडिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ऑब्वियसली प्राइसेस जैकअप होंगे, क्योंकि सब अपनी टोपी घुमा रहे हैं, सब ये बताना चाहते हैं फर्स्ट पेज पे कि मेरा तो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया. दीपक पारेख सर ने, जिन्होंने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाया, उन्होंने एक रेशियो दिया था कि योर अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ अपार्टमेंट इज 5 times योर सैलरी, 4 to 5 times ऑफ योर एनुअल सैलरी. पर आज अगर हम एवरेज देखें एनसीआर रीजन, स्पेशली बॉम्बे की तो बात नहीं करता मैं, एनसीआर देखें तो वी आर एट 11 to 12 times. तो डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ रेट्स आर सस्टेनेबल गिवन दीज 2 एलिमेंट्स की? एक तो ट्रेडिंग एक्टिविटी इतनी ज्यादा है और एक आपका अफोर्डेबिलिटी जो है जितना होना चाहिए तो उसका 2 times से ज्यादा हो चुकी है, मतलब जो प्राइस है. तो हाउ डू यू सी द रेट्स कमिंग अलोंग इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इन लोकेशंस? देखिए मुझे लगता है कि देखिए मुंबई विल बी इट विल बी स्टेबल एंड वीक, क्योंकि यहाँ पे बहुत ओवर सप्लाई है. ठीक है. आपने देखा होगा व्हेन यू मस्ट बी ड्राइविंग की इतना रीडेवलपमेंट हर जगह पे हो रहा है. तो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, वी आर सीइंग मोर कंस्ट्रक्शन in the last 3 years than we saw in the preceding 10 years. Oh, okay. That is the amount of supply that is there. Okay.
Bangalore I think will be stable क्योंकि Bangalore does I think the top builders have come to a conclusion and it's a unwritten code if I was to call it that कि let affordability never go out of hand. ये दो मार्केट पे चल सकता है क्योंकि they are chasing the end user. NCR में see the prices have to fall. Okay. Now NCR has made two big mistakes. एक तो your per square feet rate. ठीक है. Second is the size of the house. Oh. Okay. Now affordability के metrics are done by these two parameters. बिल्कुल सही है. एक तो per square feet rate है. दूसरा है अगर घर ही बड़ा है I can buy on a per square feet basis. पर the size is so big I can't afford it. Ticket size का problem हो रहा है. Ticket size का problem. So they will come down. See, I will not be surprised that if we see 20-25% rates coming down in Gurgaon. Wow. Okay. But that is not very surprising because the froth is so much. हाँ, झाग बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है. मैं गुड़गांव को मानता हूँ. It is you have to when you are looking at Gurgaon real estate now you have to imagine आप एक old school movie theater में जा रहे हो. वो movie theater क्या होता था? आप और मैं I think we are of similar age. हम लोग जब जाते थे ना वो पुराने थिएटर में वहाँ पे बोर्ड लगता था sold out. Sold out. हाँ. पर क्या वो एक्चुअली सोल्ड आउट था? बाहर तो इतना माल मिल रहा था. वो जो बाहर बेच रहा था ना, तो गुड़गांव रियल एस्टेट इज अ बिट लाइक दैट. वहां पे बोर्ड लग जाता है सोल्ड आउट पर माल बहुत है. आपको बस देखना है कहाँ पे है, कितने प्रीमियम पे मिल रहा है. ये ना सेम चीज आजकल मूवीज में हो गई है. आजकल भी ये हो गया है. मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कोई तो ऐप पे कि अच्छा अरे यार 2 ही सीट बची हैं, चलो बुक कर लो. बुक करी, वहां जाके देखा तो आधा थिएटर खाली पड़ा हुआ है. ये तो हमारे साथ यार स्कैम हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है आपसे कि if you say कि the rates are may correct, okay, do you see rates dropping down? या ऐसा होगा कि अगले 4-5 साल तक, जैसे रियल एस्टेट में टर्म यूज होता है टाइम करेक्शन, कि कुछ समय तक भाव ही नहीं बढ़ा, तो वो भी एक तरीके से करेक्शन ही मान लिया जाता है कि भाई 4-4 साल 5-5 साल भाव नहीं बढ़ा. तो इज इट दैट भाव बढ़ेगा नहीं या इज इट दैट भाव गिरेगा? दोनों में थोड़ा सा फर्क है. वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को भी हर्ट करता है और मतलब वहां लोग एक डेवलपर के लिए भी शो दिखाना मुश्किल हो जाता है. पीछे केपी सिंह जी ने भी कहा था कि भाई मैं देख रहा हूं प्रेशर आ रहा है अब सेल्स पे. उनका भी एक स्टेटमेंट आया था डीएलएफ के क्वार्टरली रिजल्ट से पहले. सो डू यू थिंक अपार्टमेंट प्राइसेस विल गो डाउन और टाइम करेक्शन विल हैपन? देखिए, आई थिंक फर्स्ट फेज होगा टाइम करेक्शन का. ओके. फिर आएगा प्राइस करेक्शन. ठीक है, बिल्डर्स का माइंडसेट एंड एवरी बिल्डर इज डिफरेंट, पर ज्यादातर व्हाट आई हैव गैदर्ड इज दैट पहले उनका माइंडसेट है कि मैं रेट नहीं तोड़ूंगा. जिद्दी होते हैं. हाँ, फिर टाइम जाता है, फिर ब्याज कीप स्पॉइलिंग ऑन, फिर वो दैट ईट्स अवे द प्रॉफिट. फिर वो बोलते हैं कि आई कांट कट प्राइसेस. सो फर्स्ट इज आई वोंट कट प्राइसेस, देन आई विल से आई विल कट प्राइसेस बट आई कांट डू इट. पीएनएल अलाउ नहीं करता. थर्ड स्टेप इज जब वो चुपके कर देते हैं. ओके, सो मेरी राय में द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, एंड स्पेशली इन एनसीआर आई थिंक कि वहां पे यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ योर ट्रेडर इन्वेस्टर. ठीक है, एनसीआर का मार्केट हैज देयर इज नो यूज ऑफ एंड यूजर एट लॉन्च और द फर्स्ट 3 years. एंड यूजर को देखता नहीं है, वो है ही नहीं ना. तो यू हैव टू पैंडर टू वो ट्रेडर और इन्वेस्टर. हाउ डू यू पैंडर टू देम कि प्राइसेस आर ईदर द सेम और दे राइज. क्योंकि अगर नीचे गिरा देन द कुकी क्रम्बल्स इमीडिएटली. तब तो वो काटेंगे. तो पहले वो रेजिस्टेंस है. मुंबई में पहले 15-20 साल पहले ऐसा होता था. अच्छा. ओके, सम बिल्डर्स दे यूज्ड टू सेल 20 units to 1 person अलॉटमेंट लेटर, और वो बाहर जाके बेचता था 1000 प्रीमियम पे, 2000 रुपए प्रीमियम पे, 3000 रुपीज प्रीमियम पे. प्रॉब्लम होता है कि एक बार प्राइसेस सेम भी हो जाते हैं ना, फिर जिसने लिया है ना उसका तो ब्याज है, ही स्टॉप्स पेइंग. अच्छा, एकदम डिफॉल्ट मार देते हैं. तो इन दिस गेम प्राइसेस रिमेनिंग द सेम आर ऑलमोस्ट एज गुड एज प्राइसेस फॉलिंग. बिल्कुल, बिकॉज ब्याज का बहुत बड़ा इंपैक्ट है. राइट. सो फर्स्ट टाइम करेक्शन फॉर अ फ्यू मंथ्स आई थिंक. आफ्टर दैट प्राइस करेक्शन. दैट इज वेयर द ट्रू टेस्ट विल बी. कि किधर तक गिर सकता है. क्योंकि देखिए, जब यूफोरिया में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने दाम ऊपर जाएंगे, और एकदम फियर में ना आप अनुमान लगा नहीं सकते कि कितने नीचे जाएंगे. तो कोई भी हो सकता है. वॉरेन बफेट कहते हैं ना कि when the tide recedes, that's when you come to know who all are swimming naked. And I think most traders in Gurgaon are swimming naked. अच्छा, देखिए, अगर हम प्राइसिंग को समझे तो पहले क्या ना, बॉम्बे बड़ा सिंपल होता था. मुझे बड़ा समझ आ जाता था कि मैं बहुत साल रियल एस्टेट में रहा, बॉम्बे में रहा.
Nariman Point is most expensive. Then as you go down to Borivali or Dahisar and then Mira Road and the other places, the prices will reduce. Today I see Andheri is at 35-40,000 rupees per square feet, but Oberoi, Goregaon is at 65,000 rupees a square feet, or even Borivali is at 40-45,000 rupees a square feet. तो अब वो ना लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है कि ये वाली जितना नीचे जाऊंगा, जितना मैं नॉर्थ जाऊंगा, उतना मैं मेरा प्राइस बढ़ेगा, घटेगा, सॉरी. तो why is it that कि this equation is no more same? Is it because of infrastructure or communities? क्या drive कर रहा है ये prices को? I think इसमें there are 3 factors. One is that जैसे आपने कहा कि पहले लॉजिक था कि साउथ बॉम्बे सबसे ऊपर होगा and as you go towards north prices keep coming down. पर एक चीज हो गई कि वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी साउथ की वही शिफ्ट हो गई आगे बैंडाकुल्ला कॉम्प्लेक्स. राइट. तो देन होल मुंबई ओपनड अप. पहले एवरीबॉडी हैड टू गो टू साउथ मुंबई टू वर्क. अभी नाउ नोबडी नीड्स टू गो देयर. सेंटर इज बैंडाकुल्ला कॉम्प्लेक्स. ऑल लोकेशंस क्लोज टू बैंडाकुल्ला कॉम्प्लेक्स हैव गेन्ड. यस. ठीक है. दूसरा चीज थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है. वी हैव गॉट आवर सी लिंक्स एंड एक्सप्रेसवेज. they are not as good as some of Gurgaon's roads, I agree on that, but wo connectivity has happened to an extent. Third thing is na abhi real estate has become more a market of product over location. Okay. तो एक old real estate की definition थी real estate is all location. But even within locations अभी हम देख रहे हैं माहौल की एक बिल्डिंग का रेट 100 है और दूसरी बिल्डिंग का रेट 200 है. ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इट्स प्रोडक्ट. जिसने आपने बोरिवली का एग्जांपल दिया, बोरिवली में यू विल सी रेट्स ऑफ 22,000 एंड यू सी रेट्स ऑफ 50,000. वाह. क्योंकि जो वहां का अमीर वाला है जिसने पैसे बनाया है ना, उसको मलाबार हिल नहीं जाना है. क्यों जाऊं मैं? उसको बोरिवली रहना है. मुझे बोरिवली रहना है. बट मुझे बोरिवली का सबसे अच्छा बिल्डिंग चाहिए एंड आई एम विलिंग टू पे फॉर इट. सो इट इज इन अ वे माइग्रेशन विद इन मुंबई हैज स्टॉप्ड. Migration within Mumbai is stopped. Very nice. Very well said. So बोरिवली वाला will not go to Malabar Hill. उसका वो एस्पिरेशन ही नहीं है. मुझे बोरिवली में रहना है. I will move within this radius only. वर्ली वाला वर्ली में रहेगा. बैंड्रा वाला बैंड्रा में ही रहेगा. So you will see upgrades happen not from one location to another location, but from one project to another project in the same location. In the same location. तो आपने जो उदाहरण दिया, that is the second most expensive building of Borivali. But Borivali में there are buildings that are more expensive than that. Oh, is it so? Wow. एक बिल्डिंग वहां पे Aquaria Grand. हाँ, right. ठीक है. Very good looking tower. सब बोरिवली के अमीर वहां पे रहना चाहते हैं. But उसके बाजू में जाओगे 20-25 हजार पर स्क्वायर फीट का भी रेट है. And that gets me to next question कि 100 करोड़ का घर, 150 करोड़ का घर, 200 करोड़ का घर. People, are they buying for investment or are they buying for, एक टर्म होता है, एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक होता है रिटर्न ऑन ईगो. तो मुझे मतलब आपको क्या लगता है कि रिटर्न ऑन ईगो इन्वेस्टमेंट्स है कि आप 100 करोड़ के घर खरीद रहे हो, 150 करोड़ के खरीद रहे हो, और एक देश जहां इतनी गरीबी है, जहां हम कहते हैं कि हमारा जीडीपी पर कैपिटा $2,500 है, वहां पे एक आदमी 200 करोड़ का भी घर खरीद पा रहा है. तो व्हाट इज ड्राइविंग दिस 200 करोड़ रुपी परचेजेस? एक चीज तो पिछले 3-4 साल में ना आफ्टर कोविड अल्ट्रा लग्जरी तो स्टॉक मार्केट और इक्विटी के पैसे से ही ज्यादा बूम हो रहा है. नाउ वेदर इट इज स्टॉक मार्केट या इट इज द वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी स्पेस. स्टार्टअप्स में जितना वैल्यूएशन ऊपर हो गया था और स्टॉक मार्केट्स में जितना, यहाँ पे लग्जरी में बहुत एक पेंट अप डिमांड था. ठीक है. इन ऑल सिटीज, क्योंकि हर सिटी में ये एम्बिशन जो थी ना, किसी भी बिल्डर में वो हिम्मत नहीं थी टू मेक अल्ट्रा लग्जरी, क्योंकि लोग को लगता था कोई खरीदेगा नहीं. पर कोविड वाज इन अ वे वो एक मोमेंट था जब सब कुछ एक टाइम पे आ गया. मैं घर पे था, मैंने रियलाइज कर दिया घर बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. बड़ा चाहिए. दूसरा, पैसा बहुत बन गया. थर्ड, आई वाज वेटिंग फॉर दैट वन बिग इंसेंटिव जो सरकार ने दिया आपको. जब द फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आपको कैपिटल गेन्स बेनिफिट टैक्सेस अप, यू गेट अ बेनिफिट अप टू 10 करोड़ आफ्टर अ सर्टेन डेट. राइट. तो सब लोग ने 100 करोड़ का 150 करोड़ होम्स दे बॉट इट. उसके बाद अच्छा, अगर आप उसके बाद नोटिस करेंगे ना, वो स्कीम आने के बाद द अल्ट्रा लग्जरी डील्स हैव ड्रॉप लाइक दिस. अभी आप जाके अल्ट्रा लग्जरी देखोगे कौन सा माल बिक रहा है.
हम लोग हेडलाइंस देखते हैं, पर हेडलाइंस एक ही डील के होते हैं। एक डील की होती है, जबकि अपार्टमेंट्स तो बहुत सारे हैं। जहां 10 करोड़ का लिमिटेशन लगा दिया कि अब आप 10 करोड़ से ज्यादा में री-इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, उस पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो आई थिंक इसमें काफी बार ये परसेप्शन लोग का हो जाता है कि अरे ये एक 2,80,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का डील कैसे हुआ, कैसे हो रहा है। इट इज एक डील जिसको एक पर्सन को चाहिए कि मुझे घर चाहिए, सी फ्रंट, रेडी, नया, कम्युनिटी, सब वो होगा ना तब मैं ले लूंगा। क्योंकि अल्ट्रा लग्जरी बायर की एक टेंडेंसी आपको नोट करनी पड़ेगी कि ही वांट्स टू थिंग्स बेसिकली। वन इज एक बिल्डिंग जहाँ पे बहुत अपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, डेंसिटी कम चाहिए। डेंसिटी कम चाहिए। दूसरा चीज ही इज वेरी 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 क्लियर कि आई वांट इट एट अ एडवांस स्टेज ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन, ताकि रिस्क कम हो जाए। रिस्क कम हो जाए, पर उसको ही वांट्स टू बी द फर्स्ट यूजर ऑफ द अपार्टमेंट। अच्छा, ओ ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ये अल्ट्रा लग्जरी इनिशियल लॉन्च पे बहुत कम बिकते हैं, वो बिकते हैं एट कंप्लीशन। अब एग्जांपल ले लेंगे ओबरॉय 360 वेस्ट का, ठीक है, हेडलाइंस में हर 2-3 महीने आता है, कोई एक्टर ने खरीद लिया, वहां पे शाहिद कपूर रहते हैं, अभिषेक बच्चन ने खरीद लिया, अक्षय कुमार का शायद से घर वहां पे था। एक डील होता है 2 महीने में, हेडलाइन पे आ जाता है, पर आपको पता है वो कब से बेच रहा है वो घर, बिल्डिंग 2014। ओ 11 इयर्स, और अभी तक देयर इज ऑलमोस्ट 30% अनसोल्ड, और अपार्टमेंट्स कितने, 250 करीबन। तो आप सोचेंगे यार 11-12 साल से ये चल रहा है, बट मतलब ही इज नॉट इवन एबल टू सेल 20 अपार्टमेंट्स अ ईयर। 20 apartment will be a bonanza. It'll be a bonanza. Barring that 1 year when the finance minister gave that incentive, in मैं पिछले क्वार्टर का डिटेल्स देख रहा था, in one quarter, last quarter, one deal happened. Now, amazing product. But that headline which you see, it is just for that one unit. He will take another 3 years to sell it. वाओ। और ये हम देखते नहीं, हम सिर्फ इसी से स्वे हो जाते हैं कि यू नो एक डील हो गई 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, 300 करोड़ की। एंड आई थिंक दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट कि प्राइस और वॉल्यूम, ये दो अलग चीज है। जितना प्राइस बढ़ता है उतना वॉल्यूम घटता रहता है। और मेरे को एक चीज लगता है कि पीपल बाय दीज काइंड ऑफ अपार्टमेंट्स फॉर नेबरहुड ऑल्सो, कि आजू बाजू कौन रह रहा है, किस तरीके के लोग रह रहे हैं, आपका क्या रिलेशनशिप बन सकता है, और किस तरीके के आप डील्स कर सकते हैं। बिकॉज स्टार्टअप का फाउंडर है, वहां पे एक वीसी भी बैठा है, दोनों नीचे वॉक कर रहे हैं, और वॉक करते हुए जो है मिल लिए, बात कर लिए, तो एक आधी डील स्ट्राइक हो सकती है। तो आई थिंक दैट इज आल्सो वन इंटरेस्टिंग पॉइंट। वो इट इज द कम्युनिटी व्हिच यू आर सेइंग, द अल्ट्रा, दैट इज लाइक अ सुपर रिच क्लब। जैसे पहले होता था, आप आई थिंक दिल्ली में also there's the Delhi डीजीसी, दिल्ली गोल्फ क्लब, दिल्ली गोल्फ क्लब, मुंबई में there's Wellington club, Yes. there's CCI. US club, CCI. This becomes its own club in a way, super exclusive. राइट। और उसका रेट is can go up to any level, क्योंकि वो जो अमीर वाला है ना, उसको वहां पे रहना है, and he's willing to pay the price for him। हाँ ठीक है, 10 करोड़ एक्स्ट्रा, 20 करोड़ एक्स्ट्रा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे DLF Camellias, मैं वहां पे 3 बार जा चुका हूँ। For me, DLF Camellias is the best project of India. Oh wow, okay, that's a big statement. Best project of India. But whenever I've gone there, it feels empty. Okay. Now maybe it is a second home for people. Okay. Maybe people have bought, but they're shifting here. I don't know. But once these projects get that community, na, then they become superstars. वहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे the top person of ABC, all of them, elite of the elite. देखिए रियल एस्टेट की ग्रोथ जो इंडिया में हुई, वो जनरली मैंने नोटिस किया अर्ली 2003-4 के टाइम से हुई थी, और उसके बाद से तो फिर ये रुका ही नहीं, सेगमेंट ये चलता रहा। हमने बॉम्बे में जब घर खरीदा था 2002 इन ओशीवरा, bought it for what, 16-18 lakh rupees. Oh wow. Yeah, 2 bedroom. Lucky. Yeah, मतलब, and father used to work with ONGC, तो उनको लोन मिल गया। I think he was like 40 at that time, तो उनको 20 साल भी मिल गए पे करने को। बट अगर मैं आज देखूं, वो घर जो हमने 20 लाख में खरीदा था, 18-20 लाख में, ऑल स्टैम्प ड्यूटी एवरीथिंग पुट टुगेदर, टुडे स्टैंड्स एट 2.53 करोड़ रुपीस आफ्टर अ स्पैन ऑफ 22-23 इयर्स। तो इफेक्टिवली 10 ही गुना वो हो पाया। तो अगर मैं रिटर्न टर्म्स में देखूं तो ऐसा कोई बहुत फिनोमिनल रिटर्न्स नहीं है, एंड प्लस कंसिडरिंग कि बीच बीच में उसको मेंटेनेंस लगती रहती है, सब लगती रहती है। तो आपके हिसाब से अर्ली रीजंस ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट इंडिया में क्या रहे थे? व्हाट वर द मेन रीजंस? Early reasons was scarcity. Okay. Okay, India was at that stage कि बहुत माइग्रेशन हो रहा था सिटीज में,
मेजरली इन द अर्ली 2000s एक ही बिजनेस हब था, वो था मुंबई. Gurgaon had not really emerged on the scene to a large extent. Bangalore का IT boom had just picked up. Y2K वो सब you will remember. तो उस टाइम क्या था, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था, पर सप्लाई ऑफ होम्स वाज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि हमारे रूल्स ऐसे थे कि कंस्ट्रक्शन कुड नेवर बी एट बिग स्केल, क्योंकि फंडिंग बहुत मुश्किल थी. लोग को लेना था लोन 20-25% पर ईयर पे, वो सब करेंगे तो कभी आप ज्यादा वॉल्यूम कर ही नहीं सकते. राइट. ठीक है, बहुत से प्लॉट्स में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन था. ठीक है, तो ये वो एक स्कैरसिटी प्रीमियम हो गया. शुरू हुआ स्कैरसिटी प्रीमियम से, फिर क्या होता है कि एक बार प्रीमियम का वो थोड़ा रश आ जाता है ना प्राइसेस का, फिर 1-2 साल के लिए ना प्राइसेस रिमेन हाई, क्योंकि फोमो आ जाता है. क्योंकि फिर सब ब्रोकर्स आपको बोल देंगे कि अरे 2 साल में 4 गुना हो गया. फिर आपको डर लगता है कि विल आई मिस द बस. और यहाँ पे रियल एस्टेट बहुत डर पे बहुत चलता है. यस. इट डज नॉट वर्क ऑन फोमो, इट वर्क्स ऑन फियर. ओह, नॉट ऑफ मिसिंग आउट, जस्ट फियर. कि अगर इट इन फोमो इज देयर, बट दैट फियर टू मेक यू फील कि बॉस ये गया ना, कभी नहीं होगा तेरे लिए. एंड काफी लोग सोचते हैं ये इररिप्लेसेबल लोकेशन है, जुहू में मुझे यहाँ घर नहीं मिल सकता, या लोखंडवाला में मुझे यहाँ घर फिर से नहीं मिल सकता. इट बिकम्स वेरी इररिप्लेसेबल. दैट्स अ सुपर पॉइंट, बिकॉज़ आई हैव नेवर अंडरस्टूड कि लोग इतना भागम दौड़ी क्यों करते हैं ऑन लोकेशंस जो व्हिच यू नो जो 10 साल भी टिकेंगे नहीं. अभी हर लोकेशन इतना एक्सपैंड हो रहा है. अगर आपको लेना है यहाँ पे, देयर हैज टू बी अ वेरी गुड यूएसपी कि आपको यहाँ पे रहना है फॉर यू टू जंप नाउ. हाँ, स्कूल पास में होगा, हॉस्पिटल पास में होगा, कम्युनिटी बहुत अच्छी होगी, दोज आर देयर वेरी गुड. पर ये मैं देखता हूँ कि काफी लोग इतना डर जाते हैं ना, मैंने अभी घर लिया नहीं तो मुझे घर कभी मिलेगा ही नहीं. अरे भाई, इतने लोकेशन है, क्या कर रहा है, तेरे को बहुत घर मिलेंगे. तो दैट गेट्स मी टू एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि यहाँ पे सीएम साहब कहते हैं महाराष्ट्र के कि मैंने तो प्राइसेस कम कर दिए है, एफएसआई सस्ती कर दी है, भाई थोड़ा पास ऑन करो बेनिफिट कस्टमर को. वहां मैं देखता हूँ बड़े बड़े बिल्डर्स, हीरानंदानीज एंड अदर्स आर सेइंग कि करप्शन इज एट इट्स पीक, और हमारे को तो कहीं कॉस्ट शीट्स में हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तो जो है ब्राइब का लिखना पड़ता है. तो डू यू थिंक द प्राइस इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ एफएसआई, in terms of fungible FSI, in terms of transferable development rights TDR, and this corruption are increasing the price for the developer, और वो भी बेचारा बेच नहीं सकता एक पर्टिकुलर प्राइस से नीचे. देखिए, ये सब प्रीमियम्स का जो चार्ज, जैसा बोल रहे एफएसआई का, फंजिबल एफएसआई, टीडीआर का चार्ज, वो एक बड़ा कंपोनेंट है, पर मुझे ये नहीं लगता कि दैट इज व्हाट कीप्स द प्राइस अप. ठीक है, और अभी वी हैव गुड इनफ एविडेंस फॉर दैट. ठीक है, 2021 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50% डिस्काउंट दिया था ऑन एफएसआई कॉस्ट. ओके, ठीक है. नाउ अगर आप वो बेंचमार्क यूज करेंगे तो 50% डिस्काउंट दिया, और अगर आप बोल रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा कंपोनेंट आपके लिए, फिर देन यू शुड हैव एबिलिटी टू रिड्यूस द प्राइस. राइट. पर वो हुआ नहीं. ठीक, वो जो बेनिफिट 50% डिस्काउंट जो सरकार ने बिल्डर्स को दी, उन्होंने दे बिड मोर फॉर लैंड. अच्छा, तो उसका फायदा एक्चुअली लैंड ओनर को मिल गया. हर बेनिफिट, ओके, इनवेरिएबली मैंने सीखा है रियल एस्टेट में ना, इट गोस टू लैंड ओनर, क्योंकि उसके पास प्राइसलेस एसेट है. और प्राइसलेस एसेट उसका ऐसा चीज है कि ही हैज वन पीस ऑफ लैंड इन मुंबई. ठीक है, बहुत महंगा है. ठीक है, 5 बिल्डर्स होंगे जो बोलेंगे बहुत महंगा है. एक वो बिल्डर होगा जो सोच के बोलेगा नहीं नहीं, ये लैंड को मैं महंगा है, पर मैं जब बनाऊंगा ना इतना अच्छा होगा कि आई विल बी एबल टू चार्ज माय प्राइस. तो वो लैंड का प्राइस एस्टैब्लिश हो ही जाता है. इफ इट नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि आपको एक ही बिल्डर चाहिए टू मेक श्योर दैट योर प्राइस इज वैलिड. बिल्कुल बिल्कुल. दूसरी बात जो आपने कहा कि करप्शन के ऊपर, देखिए बिल्डर्स की जिंदगी बहुत मुश्किल है. ठीक है, और बहुत से लोग को लगता है कि आई हेट बिल्डर्स, बट आई एक्चुअली हेट फ्रॉड बिल्डर्स. ठीक है, बट आई अंडरस्टैंड कि उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, और करप्शन और ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. बिल्डर्स पब्लिकली कभी ये बोल नहीं सकते करप्शन के बारे में, क्योंकि अगर वो बोलेंगे उनकी फाइल अटक जाएगी. हाँ, मतलब वो तो गलत जगह विसल ब्लोइंग हो जाएगी. हाँ, और ये अभी एक ऐसा एक इकोसिस्टम हो गया है कि साइलेंस हैज टू बी ऑब्जर्व्ड. जहां तक मैंने देखा है, ठीक है, आई डोंट हैव एविडेंस, तो ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा, आई वांट टू से दैट
बट जितना भी मैंने पूछा है प्राइवेटली बिल्डर्स से, मुझे एक नंबर आया है कि करीबन 1200 to 1600 per square feet is the sort of costs that go in terms of managing the ecosystem. ठीक है ना, उसके अंदर करप्शन आई एम श्योर कम्स, पर हाउ मच ऑफ इट इज जस्ट करप्शन, या वो लोकल सेटअप को हैंडल करने के लिए वो सिक्योरिटी, वो पुलिस पर्सन, वो ड्रेनेज, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स अ बिल्डर हैज टू डू टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ना। ट्रू, क्योंकि सरकार बोलती थी यू कैन कंस्ट्रक्ट ओनली फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम टू पर्टिकुलर टाइम इन अ डे, पर कई बिल्डर्स एक्सटेंड दैट, वो रात को भी काम करते हैं, वो काम करते रात को एट अ सर्टेन प्राइस से, ऑब्वियसली। तो वो रेट है 1500। पर एक चीज मैं आपको, आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस संजय जी, की एक नवी में बिल्डर ने मुझे एक बहुत अच्छी एक डायलॉग कहा था। उसने मुझे कहा कि विशाल जी, अगर आप आज का करप्शन देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यूपीए 2 संत लोग थे। अच्छा, तो वो डायलॉग काफी मेरे माइंड में रजिस्टर हुआ था कि ओके, मतलब करप्शन में भी इन्फ्लेशन हुई है बहुत जबरदस्त, हाइपर इन्फ्लेशन हुआ उस पे। तो यहाँ तक मैं सुनता हूँ कि जब उन्होंने बोला, क्योंकि अभी भी हम लोग बेंचमार्क करते हैं ना कि करप्शन का पीक क्या था, राइट, हम लोग को लगता है यूपीए 2 वाज द पीक, बिकॉज़ इतने सारे केसेस ओपन हुए थे। पर यहाँ पे तो मुझे बिल्डर बोलते कि अगर आप आज का देखोगे आपको लगेगा कि यूपीए 2 लोग संत थे। बाप रे, दिस इज आई थिंक वेरी वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहते हैं, कंट्रोवर्शियल थिंग्स टू टॉक अबाउट इन रियल एस्टेट, बिकॉज रियल एस्टेट एक चीज ही ऐसी है जहां पे ये सारी चीजें मैनेज करके चलना ही पड़ता है एक डेवलपर को। और आपने शायद एक हेडलाइन भी देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहाँ पे बिल्डर जाके कंप्लेन कर रहे हैं टू ब्रिंग ब्राइब रेट्स डाउन। मतलब सोचिए, करप्शन को वो लोग मान चुके हैं करप्शन होने वाला है, पर बस थोड़ा कम कर दो यार, ऑर्गेनाइज कर दो, सिंगल विंडो करप्शन कर दो, सिंगल विंडो करप्शन, मतलब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है, एक सिंगल विंडो करप्शन कर दो। ओके, अभी हम चलते हैं एक बायर प्रोफाइल पे। somebody who's buying an apartment in a range of 2-3 crores in Bombay, somebody who's buying let's say 10 crores फिर 25 crores, क्या प्रोफाइल है इन बायर्स का? आज 2-3 करोड़ खरीदने वाला कौन है बॉम्बे में? ये 2-3 करोड़ वाला बायर इज टिपिकली वर्किंग कपल इन द एज ऑफ 35 to 45। उसके पास एक थोड़ा स्टॉक पोर्टफोलियो होगा, सेविंग्स होगी, और बोथ the people will be working, husband and wife, and they will take a loan to make the purchase happen. That is the 2 crore sweet spot, जहाँ पे most people get in 2 to 2.5 crore। 25 करोड़ वाला most likely is a person who has a very big stock portfolio, जिसने एनकैश कर दिया, वहाँ पे पैसा मिल गया है, और वो बहुत सालों से वेट कर रहा था एक अपग्रेड करने के लिए। अमीर लोग भी हर 5 साल में अपग्रेड नहीं करते ना, श्योर, वो अपग्रेड करते once in 20 years। ठीक है, जब एक बार वेल्थ बना लेते हैं। मुकेश अंबानी का एंटीला बना है, अभी वो एंटीला में ही रहेंगे अगले 20 साल के लिए। ट्रू, ठीक है, ट्रू। अगर मलाबार हिल, वर्ल्ड ईसी फेस में कुछ आ गया, बात अलग है, ठीक है, तो दूसरा प्राइम लोकेशंस। बट देयर इज, क्योंकि एक अमीर वाला जब घर लेता है ना, हाउ मच मनी ही स्पेंड्स ऑन द इंटीरियर्स इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द यूनिट। ट्रू। तो वो इतनी जल्दी वो छोड़ेगा नहीं। तो 25-50 करोड़ पीपल, वेरी स्मॉल नंबर, बट एक बहुत बड़ा बोनांसा मिला है, अपग्रेड कर दिया है, अब वो अगले 10 साल के लिए कुछ नहीं देखेंगे। सो दोज आर पीपल हु कुड बी यंग एज वेल एज ओल्ड, बट द यंग सुपर सक्सेसफुल गाइज, स्टार्टअप वाले, जैसे गुड़गांव में जब मैं देखता हूँ बड़े प्रोजेक्ट्स में, बायर प्रोफाइल इज 30 to 40, मेनी ऑफ देम। उन्होंने स्टार्टअप का डाइल्यूट किया, इक्विटी, स्टॉक पोर्टफोलियो कर दिया है, घर खरीदा। काफी फाउंडर्स की कंपनी बाय आउट हो गई, उनको अच्छा एग्जिट मिल गया। अभी मिनिमलिस्ट को एग्जिट मिला, सो दे गॉट सम 1800 crores, तो एक आधा अपार्टमेंट तो खरीद ही सकते हैं, आराम से खरीद सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू एक है ना बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड मैंने देखा कि बॉम्बे बीइंग बॉम्बे इज एडवर्टाइजिंग कि 2 करोड़ में 2 BHK, 3 करोड़ में 2 BHK, और जब हम गुड़गांव जाते हैं तो दे आर शाउटिंग 4.5 करोड़ से नीचे कुछ नहीं है, 4.5 करोड़ ऑनवर्ड्स स्टार लगता है। तो यहाँ एक बॉम्बे जैसा शहर जो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा है, वर्सेस गुड़गांव, बॉम्बे जो 1.5 करोड़ का आबादी है, गुड़गांव जो शायद 25-30 लाख की आबादी, ये तो बेचारा 2-3 करोड़ में देने को तैयार है घर, और वहां वो शोर मचा रहे 4.5 करोड़ से ज्यादा। ये डाइकोटमी क्यों है? ये डाइकोटमी ये है क्योंकि मुंबई का बिल्डर एक पुराना खिलाड़ी है। ये जो साइकिल 4.5-5 करोड़ का जो खेल था, वो लोग वो खेल कर चुके हैं।
और उन्होंने लर्न कर लिया है कि वो खेल बहुत ही रिस्की और डेंजरस है। गुड़गांव के खिलाड़ी अभी बच्चे हैं, उनको नए नए पैसे मिले हैं। उनको लगता है कि ये एक स्टेटस चीज है, ठीक है। और हर सिटी में कोई ना कोई ऐसा इनिशियली लोग को वो यूफोरिया होता है, क्योंकि हर बिल्डर का एक माइंडसेट होता है ना कि मुझे अपना स्टेटस कैसे मिलेगा जब मैं बड़ा प्रोजेक्ट लूंगा। अफोर्डेबल हाउस में क्या स्टेटस है, मिड लेवल हाउस में क्या स्टेटस है। ब्रांडिंग तब होती है जब कोई लग्जरी करेगा, एक बड़ा फैंसी पूल, एलिवेशन, बिल्डिंग का ऐसा एक गोल्फ कोर्स। तो गुड़गांव भी वो फेज में, ठीक है, वो भी सीख जाएगा, ठीक है। समय सिखा देगा, वो समय सिखा देगा। अभी थोड़ा यूफोरिया था, और वो एक क्लासिक बुल मार्केट रैप है। बुल मार्केट पे लोग को लगता है कि लग्जरी इतना बिक रहा है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हेडलाइंस में लगता है ना 100 करोड़ का घर, 200 करोड़ का घर, 150 करोड़ का घर, तो लोग को लगता है अरे लग्जरी तो इतना अच्छा चल रहा है। वो ये देखते नहीं है कि कितने यूनिट्स होते हैं, वही वॉल्यूम और प्राइस। हाँ, मतलब मुंबई में अगर मैं देखूं 50 घर नहीं होंगे एक साल में जो ऐसे पैरामीटर में फिट होते हैं, 50 घर। और मैं ये ऑन हायर साइड बोल रहा हूं, 50 homes make the headline, but those homes don't make the market. The market is still made by this, below 2 crores, 3 crores in this case. गुड़गांव का the thing that they will have to do is, एक मैं चीज आपको बोलता हूँ मुंबई बिल्डर ने क्या किया था। पहले जो मैं क्या कह रहा था ना, 15 साल पहले लग्जरी और प्राउडली बोलते थे, so only 5 crores plus, ठीक। तो माल तो बिका नहीं, क्योंकि सब लोग इतना वॉल्यूम कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, पहले अगर मैं एक फ्लोर पे एक अपार्टमेंट कर रहा था, सोचे 3000 स्क्वायर फीट का, वो जा नहीं रहा था, 3000 स्क्वायर फीट, सोचे 50,000 पर स्क्वायर फीट तो 15 करोड़, ठीक है। तो 15 करोड़ का आई वाज सेलिंग 1 फ्लोर। तो मैंने क्या किया, आई डिवाइडेड दैट फ्लोर इनटू 3 यूनिट्स एंड आई सोल्ड इट एट 5 करोड़ पर अपार्टमेंट। तो आई गॉट 15 करोड़ ओनली, बट आई रियलाइज कि selling one apartment of 15 crores is much tougher than 3 or 5 crores. True. So I don't know if Gurgaon builders have kept that in their planning कि आप इसको सब डिवाइड करोगे तो लेआउट will not get hampered. अभी उन्होंने सोचा कि नहीं, पता नहीं, वो पता नहीं, पर उनको वो करना पड़ेगा if they want to survive. 4.7 crores वो सब जो रेट्स हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ अ न्यू होम, मैं तो शॉक हो गया था जब मैं डेटा देख रहा था। मैं आया था मई में फॉर अ मंथ, तो मुझे आई हैड अ सेंस कि 3.5 करोड़ टाइप तो होगा ही, पर जब मैं डेटा देख रहा था, 4.72 करोड़ इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ न्यू होम इन गुड़गांव। दैट इज सुसाइड, दैट इज सुसाइड। मतलब अगर हम देखें तो इसके लिए एक एवरेज कपल की इनकम 80 से 90 लाख रुपए होनी चाहिए फॉर देम टू रीजनेबली अफोर्ड दैट अपार्टमेंट। और हमें भी पता है कि 80 से 90 लाख रुपए बहुत ज्यादा लोगों की इनकम भारत देश में तो नहीं है, बिकॉज 3.75 लाख पर मंथ कमाने के बाद तो आप टॉप 1% में आ जाते हो। तो एंड टॉप 1% इज नॉट ओनली स्टेइंग इन गुड़गांव, दे आर स्टेइंग इन अक्रॉस द कंट्री। मुझे आपकी बात से ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी याद आई। बहुत साल पहले एक डेवलपर के यहाँ था, तो मार्केट बढ़िया था, तो किसी ने आके प्रपोज किया कि सर हम छोटे घर बनाते हैं, और समझो फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का घर बनाते हैं। तो बोले अरे पागल हो गए क्या, 1 करोड़ में तो हमारे ब्रांड का बाथरूम जाता है। तो 6 महीने मार्केट की बैंड बज गई। अब वो एक पूरा घर 75 लाख में बना के फिर उन्होंने बेच के एंड ऑफ द डे। तो आई थिंक पीपल शुड नॉट टेक प्राइड, और डेवलपर्स शुड नॉट टेक प्राइड, दे हैव टू बी वेरी फंजिबल कंसीडरिंग द मार्केट सिचुएशन। और एक बार मैं गोल्ड ज्वेलर से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि भारत में अगर आप गोल्ड चेन देखें, गोल्ड चेन का डिमांड देखेंगे, तो 80% ऑफ गोल्ड चेन इज सोल्ड बिलो 30,000 रुपीज। जस्ट इमेजिन, आपको लगता है आप बड़े बड़े शोरूम्स देखते हो 10-10 लाख के हार, 15 लाख, 5 लाख, 3 लाख, बट एवरेज इंडिया अभी भी 20-30 हजार रुपए के आसपास की एवरेज गोल्ड ज्वेलरी लेता है। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू नो लुक एट टिकटिंग प्राइसिंग in terms of ticket size of an apartment. So the gold का analogy is a superb one for real estate. It's the right analogy. You keep that middle level ना। हाँ, अभी ये top of the pyramid पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। राइट, करना है तो you do 100 यूनिट, 200 यूनिट। बिल्कुल। मैं भी जब देखता हूँ तो नोएडा में भी, मैं 3-4 महीने पहले जब मैं नोएडा आया था, मुझे एक्चुअली लगा कि नोएडा हैड वेरी गुड प्रॉमिस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गुड़गांव के जो रेसिडेंट्स है ना, जो गुड़गांव अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको लगेगा कि तो मैं क्यों ना नोएडा चले जाऊं, ठीक है।
और सब्जेक्ट टू मेरा ऑफिस पास में होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अब मैं जब मैं नोएडा के प्राइसेस देखता हूँ ना, नोएडा इज वेस्टिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर दैट ऑडियंस। और आपको इंसेंटिवाइज करना ही, द गैप हैज टू बी सो वाइड फॉर समवन टू मेक द शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर। अगर इतना छोटा गैप फिर है तो फिर लोग सोचते हैं फायदा है कि नहीं। कंफर्ट जोन, you need for people to leave their comfort zone, you have to give the incentive. True. और cities ऐसे ही expand होती है, ऐसे एक्सपैंड होती है, ऐसे एक्सपैंड होती है। अब है ना, आजकल एक नया भूत चला है, उस भूत का नाम है ट्रम्प टावर। जहां खुलता है बवाल मचा देता है। अभी आपकी फ्रंट हेडलाइन आएगी, ट्रम्प टावर ओपन टुडे सोल्ड टुडे। ट्रम्प टावर ओपन टुडे सोल्ड टुडे। आज गुड़गांव में खुल गया, कल इधर एनसीआर में और कहीं खुल गया, नोएडा में खुल गया, बॉम्बे में खुल गया। सो व्हाट इज दिस ट्रम्प टावर मैडनेस? ये ट्रम्प टावर का मैडनेस एक्चुअली मुंबई में आई कैन से फॉर श्योर देयर इज नो मैडनेस। ठीक है, ओके। मतलब एक चीज आई कैन से इज दैट अंटिल 6 months जब डोनाल्ड ट्रम्प डिड नॉट बिकम प्रेसिडेंट, वहां पे ट्रम्प का बोर्ड भी नहीं था। अच्छा। अभी आप जाओगे ना, मैंने एक चीज नोटिस की थी, वो लोग ने हाईलाइट कर दिया बिल्डिंग के ऊपर ट्रम्प इन लाइट्स। तो अगर आप रात को ड्राइव करोगे ना ब्रिज पे, यू कैन सी ट्रम्प रिटन ओवर देयर। ठीक है, पर उसके पहले देयर वाज नो दिस थिंग ऑफ ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प। प्रीमियम टावर था एंड इट गॉट दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ प्रीमियम हियर एंड देयर क्योंकि इट वाज डिजाइन बेटर, एमिनिटीज कुछ ज्यादा अच्छी थी। इन गुड़गांव आई हैव सीन, मुझे लोग जो कहते हैं, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट ट्रू, मे बी यू कैन टेल मी, इज नोएडा का वन ट्रम्प टावर का प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड। मुझे ब्रोकर्स इंडिकेट कर रहे थे द प्राइसिंग विल बी अराउंड 35,000 to 40,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट ऑन सुपर एरिया। ओके, which means about 55,000 on carpet area. मैं आपको कहूँ संजय जी कि that is almost close to the Trump Tower ready property super tall building at Lower Parel, which is South Bombay. which is South Bombay. मतलब अगर हम इनकम लेवल्स का डिफरेंस देखें, नोएडा का और साउथ बॉम्बे का मिनिमम 8 to 10 टाइम्स होगा easily तो 8 से 10 गुने का इनकम डिफरेंस है और प्राइस रियल एस्टेट का सेम है। क्योंकि वहां पे लोअर परेल पे टुडे a 2 bedroom below 2 BHK you will not get at a rent below 1 lakh. ठीक है, some of them 1.2 1.5 lakhs. 3 and 4 beds go above 2 lakhs 3 lakhs also. So the income gap is that much. And that building is ready. It's a shiny tower, very glossy. Now maybe the information that brokers are telling me that is not fully there. But in euphoria many things happen. And it can sustain also if the number of units are less. हाँ, छोटा इन्वेंटरी होगा तो हो जाता है काम। 30 यूनिट 50 यूनिट है तो ठीक है। अगर 100 यूनिट का प्रोजेक्ट है, 200 यूनिट का प्रोजेक्ट है, फिर प्रॉब्लम होता है। फिर प्रॉब्लम। बट डू यू थिंक ट्रम्प टावर्स एक्चुअली हैव एन एज ओवर अ नॉर्मल प्रोजेक्ट, या ऐसा कुछ अलग होता है जिसके लिए लोग इतना प्रीमियम देने को तैयार है? इज इट जस्ट दैट ट्रम्प फैंटेसी? देखिए, ट्रम्प हैज अ चार्म, ठीक है, पर डोनाल्ड ट्रम्प इज एबल टू क्रिएट दैट सम इंटेंजिबल फीलिंग इन अ पर्सन ना कि आई एम स्टेइंग इन ट्रम्प। बट अगर आप अमेरिका जाएंगे तो ट्रम्प इज नॉट कंसिडर्ड द सुपर ब्रांड जो हम लोग को लगता है यहाँ पे। ही इज कंसिडर्ड मोर और लेस लाइक अ डिस्काउंट लग्जरी। ओके, ही इज नॉट द सुपर लग्जरी प्लेयर, ही इज अ डिस्काउंट लग्जरी इन द यूएस। पर उसका जो ऑरा है, एंड स्पेशली नाउ इज द प्रेसिडेंट, तो देन आई कैन अंडरस्टैंड सम पीपल को लगे कि वो स्टेटस है, मैं ट्रम्प में रहता हूँ, मैं ट्रम्प में रहता हूँ। एंड उसका वो इतना प्रीमियम, हाँ, पर ज्यादा प्रीमियम इट्स नॉट देयर टू मच। अगर मुंबई में देयर इज ट्रम्प एंड दे हैव many towers next to it, the premium has not been 10 or 15%. देखिए, अभी हमने बात करी कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बहुत सारे हैं मार्केट में जो एक डिमांड को स्टेबलाइज करके रखते हैं एक तरीके से, पर डेवलपर्स इनको कैसे लुभाते हैं? व्हाट आर द स्कीम्स व्हिच दे गिव टू इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स सो दैट दे स्टिक अराउंड विद देम फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम? ये ट्रेडर्स को तो आपको आई थिंक 3 चीजें का ऑफर देना है। फर्स्ट वन, आपको बहुत कम पैसा लगाना है अपफ्रंट, ठीक है। नंबर 2, आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बहुत टाइम के बाद देना है, ठीक है। थर्ड, बिफोर द नेक्स्ट पेमेंट इज टू बी मेड, आप वो प्रॉपर्टी बेच सकते हो। ओके, वो फर्स्ट ट्रांसफर फ्री करना होगा। तो अगर एक प्रॉपर्टी है, आपको 20 लाख डालना है अभी, अगला 30 लाख आएगा आपको 1 साल 2 साल के बाद, और इस बीच में आप ये यूनिट बेच सकते हो। तो ये 3 चीजें करते ही एक इन्वेस्टर ट्रेडर जो है वो आ जाता है पिक्चर में। और आपको द बेस्ट वे टू लुक एट द प्रोजेक्ट्स व्हिच जहाँ पे ट्रेडर्स बहुत है ना, आपको अंदर प्रोजेक्ट के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है। आप यू कैन सी द बिल्डिंग।
आपको मॉनिटर करना है कि कंस्ट्रक्शन स्पीड कैसी है, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन स्पीड फास्ट है ना मतलब उसको पैसा आ गया है, पर अगर कंस्ट्रक्शन स्पीड नहीं है मतलब वो सिर्फ ब्रोकर्स के बीच में ये प्रॉपर्टी चल रही है। समझ गया। क्योंकि पैसा आएगा तब वो कंस्ट्रक्ट करेगा, अगर पैसा नहीं आया तो कंस्ट्रक्ट नहीं, क्या कर रहा है। और ये मैंने देखा था लास्ट ट्रिप पे, बहुत से प्रॉपर्टीज ना कंस्ट्रक्शन स्पीड वेरी स्लो, बिकॉज दे वांट टू अकोमोडेट, they want to accommodate, they don't want to ask the trader to make the next installment payment, no. तो एक साल के तू बैठ जा भाई, मैं धीरे धीरे काम करूंगा, मैं धीरे काम करूंगा, एक साल में तू अगला बायर ढूंढ ले। So it is anti end user, it is pro trader. end user अगर होता उसको तो चाहिए बस तो मेरे को जल्दी कर दे, बिल्कुल सही है, मेरा EMI चल रहा है, मेरा रेंट चल रहा है। पर end user लाइक जैसे मैंने कहा था, end user इन गुड़गांव उसकी औकात इतनी है जितनी एक स्क्रिप्ट है सलमान खान की मूवी में, ठीक है। सो ही इज नॉट इन द गेम, इट इज अ ट्रेडर एंड द इन्वेस्टर। और इतने प्रोजेक्ट्स आप अगर व्हेन यू गो नाउ आप नोटिस करो व्हाट स्लो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली कस्टमर कष्ट से ही मरेगा। ओके, अब है ना मैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज पे चलता हूं। अभी रिसेंटली मैंने सौरभ मुखर्जी को सुना, ही इज अ वेरी बिग PMS चलाते हैं, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चलाते हैं, वेरी वेल सेलिब्रेटेड PMS गाय, एंड उन्होंने कहा कि बैंगलोर में इस टाइम पे फर्स्ट चेक डिफॉल्ट्स आर एट इट्स हाईएस्ट, एंड अलोंग विद दैट इवन जो आपके बैंक के डिफॉल्ट्स हो रहे हैं लोन के, जिन लोगों ने 2020 में घर लिए थे उनके भी डिफॉल्ट्स बहुत ज्यादा, बट स्कैरी पार्ट वाज द फर्स्ट चेक डिफॉल्ट, यानी आपने 300 महीने की लायबिलिटी ली है, 25 साल का लोन लिया है और अब आप पहला चेक ही नहीं दे पा रहे हो। सो डू यू सी दिस ट्रेंड हैपनिंग अमंगस्ट अदर प्लेसेस इन इंडिया नाउ, जहां पे लोग लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं अपने घरों का? ये लोन डिफॉल्ट इन बैंगलोर इज अ वेरी डेंजरस साइन, ठीक है, क्योंकि गुड़गांव अब क्योंकि बैंगलोर एक काफी स्टेबल मार्केट है। आई थिंक बैंगलोर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है इन द लास्ट 1 year, द जॉब लॉसेस, वो है गूगली हैज हिट एवरीबॉडी, ठीक है। अभी भी हम लोग अखबार पढ़ते हैं TCS में जो हो रहा है 30,000, ये लोग हैं जिन्होंने घर लिया था विद अश्योरेंस की वो लोग पे कर पाएंगे, पर उनको एक सरप्राइज आया, और एक सरप्राइज इतने मास स्टेज पे आया ना, क्योंकि बैंगलोर का डाउनसाइड भी क्या है ना कि वहां पे एम्प्लॉयर्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, हर कंपनी के 2000 3000 5000 एम्प्लॉय है, तो अगर रिट्रेंचमेंट होता है ना तो मास पे होता है, ऐसे नहीं है कि 5000 कंपनीज आर ऑपरेटिंग देयर विद 80 स्टाफ 90 स्टाफ ईच, लेस कंपनीज ह्यूज स्टाफ, तो उसका डैमेज इज वेरी सिवियर, ठीक है। बैंगलोर आई एम मोर कॉन्फिडेंट क्योंकि बैंगलोर बिल्डर्स कुछ ना कुछ फिगर आउट करते हैं, दे अकोमोडेट दिस इशू, प्रॉब्लम है ना, ठीक है, विल फिगर आउट, आपको टाइम दे देंगे, दे डोंट लाइक टू इंसल्ट द एंड यूजर, बैंगलोर बिल्डर्स ना, दे डोंट लाइक टू इंसल्ट द एंड यूजर, दे रिस्पेक्ट द एंड यूजर अ लॉट, तो वो फिगर आउट कर ही लेंगे कोई तरीके से। हाँ, अगर टेम्पररी डैमेज है ना वो संभाल लेंगे, अगर परमानेंट है, अगर एक साल में हर महीने वो डिफॉल्ट करने वाला है फिर प्रॉब्लम, यू कांट डू एनीथिंग, बट शॉर्ट टर्म में ना मुझे लगता है कि बैंगलोर बिल्डर्स विल फिगर इट आउट कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो दे विल नॉट लेट द गियर गो बिलो थर्ड गियर, ये आई एम कॉन्फिडेंट। तो इससे मैं ना अगला क्वेश्चन लाना चाहता हूँ कि आज अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है, यंग है, ठीक ठाक पैसा कमा रहा है, से साल का हस्बैंड वाइफ टुगेदर पुटिंग अप मेकिंग 20 lakhs a year, क्योंकि उससे नीचे तो मेरे को लगता है वो घर खरीद भी नहीं सकता 15-20 लाख से नीचे, तो इन दैट केस इज इट वाइज कि वो बैंक्स के साथ घर देखें जहां पे हो सकता है डिफॉल्ट्स चल रहे हो या शुरू में डिफॉल्ट हो गया और बैंक उसको सस्ते में फ्री कर रहा हो? ये एक काफी अट्रैक्टिव आइडिया है ये, पर देखिए इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक्स का जो रूल होता है ना, दे गिव यू द प्रॉपर्टी एज इज, ओके, मतलब अगर उस पर लिटिगेशन है यू हैव टू हैंडल इट। अच्छा, ओके, तो आपको जब वो मिलता है ना ये डॉक्यूमेंट कि ये प्रॉपर्टी है जिसमें इतना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, आपको लगता है काफी सस्ता मिल रहा है, ठीक है। पहले ये बहुत एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होता था क्योंकि मार्केट रेट और जो उनका रेट था बहुत फर्क था, तो अगर 1 करोड़ का मार्केट रेट था, बैंक ऑक्शन में कर देता 50 lakhs पे, ओ ठीक है, लोग को लगता था कि वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उस टाइम ब्लैक मनी बहुत था, तो वो एक्चुअल रेट मार्केट रेट वाज टफ टू डिसाइफर। अभी इन मेनी मार्केट्स द गैप बिटवीन रेडी रेकनर एंड मार्केट रेट इज नॉट वेरी वाइड। खास बॉम्बे में तो ऑलमोस्ट ही जीरो है, बॉम्बे में तो आप जाओगे उल्टा है कई जगह, हाँ उल्टा है, पर साउथ बॉम्बे में देयर आर सम मार्केट्स जहाँ पे द रेडी रेकनर रेट इज मोर देन द मार्केट रेट, ओके, तो
तो यहाँ तो पहले वो गैप था जहाँ पे एक बायर सोचता था ठीक है रिस्क है पर द रिवॉर्ड इज हाई 50 lakhs हियर 1 crore हियर। अभी ये ऐसे हो गया है। अभी बैंक्स हैव आल्सो अंडरस्टूड ट्रांसपेरेंसी इतना है, मार्केट रेट ये है, हम लोग ये लेवल पे ऑक्शन करेंगे। तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नाउ नो लॉन्गर इन योर फेवर। तो अगर लोग सोचते हैं कि 10% का डिस्काउंट पे मिल रहा है पर इसमें रिस्क तो है, मैं लूं कि नहीं लूं, कल को क्या निकल के आ जाएगा, क्या इशू हो जाएगा। तो अगर मेरे को लेना है तो देन द ड्यू डिलिजेंस हैज टू बी वेरी गुड, ओनली देन वी कैन टेक। एंड इट्स रिस्की, इट इज रिस्की बिकॉज यू डोंट नो पीछे कितना भी ड्यू डिलिजेंस कर लो, पता चला कुछ चीज आप पकड़ ही नहीं पाए। हम इंडिया में तो वैसे भी अगर आप प्रॉपर्टी रजिस्टर भी कर लो देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम। नो, ट्रू। अब आते हैं रेरा पे। रेरा को आए हुए अब ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 इयर्स हो गए। डू यू थिंक कि रेरा जिस ऑब्जेक्टिव से एस्टैब्लिश हुआ था वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, या वो जस्ट बिकम अनदर क्या कहते हैं प्लेस जहां पे जो आपको अप्रूवल्स और लाने पड़ेंगे और इट हैज मेड थिंग्स वेरी डिफिकल्ट? देखिए इम्प्रूवमेंट तो आया है, ठीक है, क्योंकि रेरा की वजह से नाउ अगर आप लॉन्च करोगे उसके पहले आपको काफी ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है एज अ बायर एंड यू हैव द इंफॉर्मेशन टू अ बिल्डर कैन नॉट लॉन्च आल्सो विदाउट सैटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस। श्योर। तो वो एक चीज हैज बीन स्ट्रांग। तो पहले के जो आपके घनश्याम बिल्डर टाइप थे वो ज्यादातर दे कैन नॉट फिट दिस क्राइटेरिया। वेयर आई थिंक रेरा हैज नॉट सक्सीडेड इज इन द एनफोर्समेंट। ओके, यहाँ पे बायर टेक्स अ बिल्डर टू कोर्ट, buyer wins the case in RERA, but then the builder appeals in a higher court. So it becomes one more process for the buyer. Ideal model will be जैसे stock market के लिए SEBI है ना, where its powers are so strong, the same powers आप RERA को भी दे दो, decision is final and binding. Yes. फिर अच्छी तरह होगा, right? नहीं तो at this point मैं जितना buyer से बात करता हूँ ना, उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है अगर दे विन द केस इन रेरा बट देन द बिल्डर अपील्स इन हायर कोर्ट। तो पेपर टाइगर वाला सिचुएशन हो जाता है कि फिर हाँ, पेपर टाइगर तो आई थिंक विल बी अ बिट हार्श, बट इट इज नॉट द you know the tiger that people thought it would become. It's a hungry tiger that needs to be fed properly. तो पावर्स थोड़ी सी और रेरा को मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंटली ऑर्डर आया है कि अगर आपके प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तो भी हो सकता है वो आपकी नहीं है, यू नो, एंड आपको पीछे के पूरे ट्रेल्स लाने पड़ेंगे, आपके पास सब डिटेल्स होनी चाहिए, बट ये सब तो लोगों के पास होता नहीं है। तो अगर आज एक बायर किसी बिल्डर के पास जा रहा है तो वो कैसे चेक करे ये सारी चीज? देखिए ये सब जैसे जजमेंट्स आते हैं ना, वो सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट्स है फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। क्योंकि आप जितना भी ड्यू डिलिजेंस कर लो, मतलब आप एक बायर को बोल रहे हो कि जितना भी ड्यू डिलिजेंस तो कर ले वो कम है। एंड सेम थिंग अप्लाइज टू इवन बिल्डर। आपने एक केस सुना होगा कि गॉडरेज में उन्होंने नागपुर में लैंड लिया था। हाँ, यस, ठीक है, रिसेंटली। और आई थिंक उन्होंने लैंड लिया था फ्रॉम अ प्लेयर जिन्होंने द ओरिजिनल फैमिली जिन्होंने बेचा था वो करीबन 1980s या अर्ली 90s में थे। फॉर 30 years ही हेल्ड ऑन टू द लैंड, ओके, फुल राइट्स। जब उसने गॉडरेज के साथ डील किया तब वो जो ओरिजिनल फैमिली थी, they say that this sale that had happened in the late 80s is null and void because under Islamic law it is not allowed. Oh, it is not valid. अभी बिल्डर करे भी क्या करे नागपुर में, imagine, and 30 years have gone by. So again it's like similar thing like for buyer registration. मैंने और एक केस देखा था नोएडा में, I think if I'm not wrong it was M3M. उन्होंने लॉन्च किया, रेरा आया, लॉन्च किया, फिर यूपी गवर्नमेंट ने कुछ किया, वो प्लॉट ऑक्शन कैंसिल कर दिया। तो अगर बायर ने एंटर किया, क्या कर रहा है यार? बायर हैज, बिल्डर हैज गॉट द रेरा, ऑल अप्रूवल्स, ऑल क्लियरेंसेस, बायर ऑन द बेसिस ऑफ रेरा ने परचेज कर लिया। अगर आप उसके बाद बोलोगे कि मैं ऑक्शन कैंसिल कर रहा हूँ, इट्स नॉट फेयर। फॉर्चुनेटली दे कैंसिल्ड दैट प्लान टू cancel the plot auction, क्योंकि real estate has to be very very predictable. Lifelong savings with debt है real estate। मुझे for a buyer I feel very bad every day. और unfortunately because of nature of my job I get DMs
एवरी डे, एंड मैं हर केस सुनता हूँ ना, मैं फिर सोचता हूँ ये कैसे हुआ। इतने इतने वियर्ड चीजें आती हैं। कोई एक दो केसेस जो आपको बिल्कुल, जिसे आपको शॉक कर दिया और यार ये भी कैसे हो सकता था? एक केस है, एक आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट का, संजय जी। तो अभी नॉर्मल प्रोसेस क्या है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हो, वो कंप्लीट करते हो, फिर एक आर्किटेक्ट उसको वैलिडेट करता है, वो एक सर्टिफिकेट देता है कि इट हैज बीन कंप्लीटेड, कमेंसमेंट ऑफ 6 स्लैब, ठीक है। ठीक है। वो आप फिर बायर को देते हो कि बॉस इतना तक काम हो गया है, अभी आप अगला इंस्टॉलमेंट मुझे पे कर दो, या आप बैंक को दे दो, बैंक आप पे कर देगा, राइट? ठीक है। तो फेजेस में होता है। हाँ। एक केस था ऑफ अ बायर कि बिल्डर ने एक फेक आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट दिया, ठीक है, जहां पे ही हैज कंप्लीटेड 12th स्लैब, पर अगर आप लोकेशन जाओगे इट इज स्टिल ऑन ग्राउंड फ्लोर। तो सोचिए द नंबर ऑफ लेयर्स। बिल्डर हैज सेड दिस, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट आया है, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट सेज 12th फ्लोर तक हो गया है, डन हो गया। आपके पास आया है, आपने बैंक को दिया, बैंक ने डिस्पर्स भी कर दिया, फिर आपको पता चलता अरे 12th स्लैब तो हुआ ही नहीं था, तो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो इतने लेयर्स हैं, बट ऑल ऑफ देम, मतलब ये तो फिर पोस्टमैन वाला काम हो गया। दिस इज कंप्लीटली पोस्टमैन जॉब। आपने कोई चेक नहीं कर रहा, कोई साइट पे नहीं जा रहा है, बैंक जिसका पैसा लग रहा है वो भी साइट पे नहीं जा रहा, और इनका खुद का भी फर्ज बनता था बिफोर इट हिट द डिस्बर्समेंट ही शुड हैव सीन, चाहे वो फोटोज मंगा लेते, चाहे साइट पे चले जाते। तो इतने मतलब इतने वियर्ड केसेस है ना इंडिया में। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सोचूं कि बायर वो किसको डिपेंड करे, किस पे डिपेंड करे वो बिल्डर पे अगर उसने ऐसा केस किया, ही कांट डिपेंड, आर्किटेक्ट आई कांट डिपेंड, लेंडर आई कांट डिपेंड, किस पे मैं भरोसा करूं। मैंने सुना था ऑस्ट्रेलिया में जब वो स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं आपसे, तो इन अ वे दे आर गिविंग यू इंडेमनिटी कि अब इसके बाद आपको इस प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे हमने केसेस देखे हैं जहां स्टैम्प ड्यूटी छोड़िए, सब कुछ हो गया, बिल्डर को सब पैसा चला गया, सब कुछ चला गया, और बिल्डिंग को गिरा दिया गया। उसके बाद नोएडा में ये बहुत फेमस एक केस हुआ था, मेरे घर के सामने था, मैं तब वहीं रहता था। तो जिस दिन वो हुआ था तो हमने लाइव देखा था वो गिरते हुए उस बिल्डिंग को। एंड आई फील सो सैड कि एक व्यक्ति ने इतना ड्रीम सोचा होगा कि मैं इस घर में रहूंगा, और अचानक से उस बिल्डिंग को ढा दिया जाता है। क्या सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए कि अगर अप्रूवल हो गया है, अगर स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट होगी, तो अब कस्टमर ने अपना काम कर दिया, उसने अपना 6% आपको स्टैम्प ड्यूटी दे दी, 5% जीएसटी दे दी, सब कुछ हो गया। नाउ एक्चुअली द ओनस शुड बी ऑन द गवर्नमेंट, इट शुड नॉट बी ऑन द कस्टमर। फुल्ली अग्री। आई थिंक हमारा सरकार का मॉडल रेवेन्यू का क्या है कि आप मुझे पैसा भी दो, बट देयर विल बी नो प्रोटेक्शन। आप पैसा भी दो और परेशानी भी लो। इट दिस मॉडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी अदर कंट्रीज हैव इट। एंड अगर आप सोचे, इट इज वेरी लॉजिकल थिंग ना, मैं सरकार को पैसा दे रहा हूं, व्हाट एम आई गेटिंग इन रिटर्न? इफ यू कैन नॉट प्रोवाइड मी द बेसिक प्रोटेक्शन, देन व्हाट वाज द पर्पस ऑफ टेकिंग द स्टैम्प ड्यूटी? दूसरी चीज ये है कि आई एम अ बिग बिलीवर एक्चुअली इन वन वे दैट स्टैम्प ड्यूटी ना शुड नॉट बी पेड एनी टाइम बिफोर पोजेशन। क्या होता है इस खेल में, आपने बुक किया, अभी आपने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया, घर अटक गया, सरकार को पैसा मिल गया, क्या इंसेंटिव है? इंसेंटिव फॉर गवर्नमेंट टू एक्ट विल बी जब उसका भी पैसा लगा होगा। ट्रू। तो आप पोजेशन पे ले लो स्टैम्प ड्यूटी, उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन कुछ अमाउंट चाहिए वो रख लो, पर फुल स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट हैज टू बी डन ओनली ऑन पोजेशन। तभी बायर और बिल्डर और गवर्नमेंट का दे विल बी ऑन द सेम इंसेंटिव पेज। अरे एक बार सरकार ने पैसा ले लिया, ठीक है, अटक गया ना, छोड़ना, क्या जाता मेरा। जैसे नोएडा में मैं देखता हूँ इतने घर अटके हुए हैं क्योंकि जो बिल्डर है उसने प्रीवियस ड्यूज कंप्लीट नहीं किए, ठीक है, प्रीवियस ड्यूज कंप्लीट नहीं किए तो ओसी अटक गया, बायर ने पैसा दे दिया बिल्डर को। सो हु इज एंटायरली लॉस्ट इन दिस? बायर। So I think the way to do it is, one, make the builder make all his payments to the government on day one, but buyer should make all the payments to the government on day last. Beautiful. क्योंकि एक बार बिल्डर ने दे दिया ना पैसा, then there is no risk. हाँ, रिस्क कम हो जाता है। True. वो लैंड यूज नहीं है ना कुछ, कुछ फिर there is no extra money that the builder has to pay, and buyer pays at the time of possession. फिर then this engine works. अब ये engine एक ऐसे चीज पे है कि
buyer is on first gear, government is on fifth gear, builder कहीं बीच में अटका पड़ा है. और उसको मतलब he is not getting what he should have got. कन्वीनियंस नहीं मिल रहा, उसको ईज नहीं मिल रही है, एंड वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है. Why should somebody pay 6% टू स्ट्रगल of the property value in cities like Mumbai, Gurgaon, Bangalore, अगर आपको वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा? ट्रू. आपने कहा गुड़गांव का रेट 4.5-5 crores, 6% means how much? 30 lakh rupees. 30 lakh rupees में I'll get a house in Indore. True. You are basically gifting an apartment to the government. Exactly. Well put. Well put. I'm gifting an apartment to the government with no hope of ever getting anything back. पर ऐसा हो ना जैसे वो पहले there's one boy pursuing a girl. मैंने गिफ्ट दे दिया, एक बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया, पर वापस अभी हाँ मिलेगा कि वो पता नहीं. अभी हाँ नहीं मिली हमारे को. ग्रेट. अच्छा, नेक्स्ट मेरे को एक चीज आपसे ये पूछनी थी कि रियल एस्टेट हैज इट एंटर्ड अ बबल स्टेज, एंड डू यू सी कि जो जापान में 1980s में हुआ था, when real estate prices just tumbled down very badly, do you think something like that happening in India, या वैसा सिचुएशन नहीं होगा? देखिए, जापान टाइप सिचुएशन इज वेरी यूनिक. जापान वाज अ मिक्स ऑफ मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स, क्योंकि रियल एस्टेट इज बहुत ड्रिवन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन. जापान का प्रॉब्लम पिछले 30 साल से यही है ना कि एक तो पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, दूसरा आप माइग्रेशन भी अलाउ नहीं कर रहे. ठीक है. इंडिया में वी डोंट हैव अ पॉपुलेशन प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल. वी हैव अ अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम. ठीक है. तो आर वी इन अ बबल? देखिए, गुड़गांव इज इन अ बबल फॉर श्योर. मुंबई इन माय व्यू इज नॉट इन अ बबल. इट मे बी ओवरप्राइस्ड, बट हैविंग सीन हाउ मुंबई ऑपरेट्स नाउ ना वेरी क्लोजली, मुंबई का खिलाड़ी अभी इतना मंजा हुआ है ना, ही विल अडैप्ट क्विकली. उसका वो कुछ ईगो नहीं है, मैं रेट नहीं काट सकता, जो पहले के टाइम पे होता था. 15 साल पहले अगर आप किसी बिल्डर को बोलो ना कि अगर सर रेट काटो, अगर आप इतना काटोगे तो इतने सेल हो जाएंगे, अभी उन लोगों का कुछ ईगो नहीं है. वो बस बोलते हैं कि ठीक है, मैं कट कर दूंगा, पर मैं पब्लिकली दिखाऊंगा नहीं. मैं आपका ये जीएसटी फ्री कर दूंगा, स्टैम्प ड्यूटी फ्री कर दूंगा, फ्लोर राइज फ्री कर दूंगा, जो एक डिस्काउंट ही है. ठीक है. तो मुंबई इज नॉट इन अ बबल टेरिटरी फॉर मी. देखिए, cities like Mumbai, Singapore, Hong Kong, they have 2 or 3 things which keep them very expensive. One is the space. ठीक है. It's a landlocked area. जगह नहीं है. 2, it was a trading hub. ठीक है. Trading hub means finance hub. ठीक है. Once you become that, na, there is very little chance for the city to crumble. The only other place we have seen actually is Calcutta. अगर आप देखोगे before 1911, Calcutta was the capital of the British rule. True. वो तो we had the communists that killed a city. Otherwise, very tough to kill a city. True. True. So Mumbai not in a bubble, Bangalore not in a bubble. I think some tier 2 markets are in a bubble. Okay. ठीक है. अगर आप मुझे like a market like Indore, they're in a bubble. ठीक है. वहाँ पे भी humongous trader activity. ठीक है. और ticket sizes low है. ठीक है. Supply is very scattered. ठीक है. तो those are in a bubble. Some of these holiday destinations, parts of Goa in a bubble. Alibag, I don't want to say it's in a bubble now because अभी जो मुझे लग रहा है कि जो elements उसको deflate कर सकते थे ना, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे आ रहा है ना कि आई थिंक अलीबाग विल स्टिल होल्ड ऑन इन माय व्यू. अलीबाग का कनेक्टिविटी ऐसा हो रहा है ना कि इट विल बिकम सो क्लोज टू मुंबई दैट इट विल बी लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ luxurious suburb to go into. Of course, it will not be a luxury suburb because with the number of developments coming there, infrastructure cannot handle it. True. So it will become chaotic and messy. पर जो इनिशियल शान होता है ना, I have a place in अलीबाग. और सोचो 20 साल पहले लोग ये डायलॉग बोलते थे, तेरे को लगता है मैं अलीबाग से आया हूं? I remember, yes, yes. तेरे को क्या लगता है अलीबाग से आया हो? अभी अलीबाग is on its way to being a luxury destination. तेरे को पता है मैं अलीबाग से आया हूं? Exactly. So for the first 5-6 years वैसा होगा, फिर लोग भी रियलाइज कि सड़क नहीं है, इतनी वाइड, पानी का प्रॉब्लम है. True. Okay. In case of आपने bubble cities बता दी, but what are the growth cities of India? Which places do you see that real estate has not yet caught up to the economic activity of that location? I think the cities that I like a lot, एक तो नासिक है. Very nice. Okay.
देखिए नासिक हैज वेरी गुड पोटेंशियल. अदरवाइज आई थिंक देखिए आई बेट ऑन लीडर्स इन न्यू सिटीज. ठीक है, और मुझे लग रहा है कि अगर आपको किसी पे बेट करना है, यू हैव टू बेट ऑन अ प्लेयर लाइक चंद्रबाबू नायडू. तो यू हैव टू बेट ऑन जहाँ पे चंद्रबाबू नायडू की नजर है. क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स ना हैव अनलिमिटेड पावर इन मेकिंग अ सिटी. ट्रू, सो ट्रू. तो वो चीज हिज आईज आई विल वॉच आउट फॉर कि वो क्या कर रहा है. अमरावती हो गया, विजयवाड़ा हो गया, दोज बेल्ट्स. हाउ अबाउट हैदराबाद? हैदराबाद इज, आई वुड से इट इज नाउ अ वैल्यू फॉर मनी डेस्टिनेशन. अच्छा. उसमें काफी फैक्टर हो गया है. इट विल स्टिल रिमेन स्टेबल इन माय व्यू, क्योंकि आई थिंक हैदराबाद विल बी अ बेनिफिशियरी ऑफ द मेस इन बैंगलोर. ओह हाँ, राइट. अ लॉट ऑफ कंपनीज आर ऑलरेडी शिफ्टिंग देयर, राइट. तो माइग्रेशन होगा जिसकी वजह से वो सपोर्ट आ जाएगा. ठीक है, तो हैदराबाद शुड सेंड अ थैंक यू नोट टू बैंगलोर, to the chief ministers of Karnataka. Thank you for fighting on language. Thank you for making it a mess. Thank you for not focusing on infrastructure and traffic. But Hyderabad is so beautiful, you know. मतलब आप जब जाते हैं गच्चीबावली एरिया में, you feel like you have come to something very amazing. Connectivity is amazing. कोई stress नहीं है उसको लेके. But Hyderabad, I believe that has an issue which is unlimited FSI. Unlimited FSI का advantage भी है और disadvantage भी है. तो ये disadvantage क्या है? Disadvantage ये है कि you will have unlimited supply. Unpredictable supply है, आप कुछ भी कर सकते हो. The positive thing is, you know what? After a certain time, क्या होगा? लोगों को पता चल जाए कि unlimited FSI is useless. क्योंकि unlimited FSI does not mean I can build 100 floors. Cost benefit नहीं मिलेगा. क्योंकि 100 floors बनने में my cost to construct a 100 floor building is so high, I'll not find buyers there only. And plus time भी बहुत लग जाएगा, interest cost ज़्यादा लग जाएगा. तो there will be a optimal level of FSI consumption. शायद 3 गुना होगी, 4 गुना होगी, जो भी सही निकलेगा. I think Mumbai has figured out that the optimal size for a skyscraper should be somewhere between 60 to 75 floors. ठीक है, ये बीच में आप खेलो ना, ठीक है, टाइम इतना नहीं लगता क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी ऐसे आ गई है कि in 1 month you can do 2 or 3 slabs. True. ठीक है. Third thing in Hyderabad is I have realized that it has the second best skyline after Mumbai. जो skyline वहां पे मिलती है, it is next in my view only to Lower Parel and Worli. Right. It's a superb skyline. And affordability, they govern properly ना. Indian cities का benefit एक चीज है ना कि you have one chief minister ना जो चिंदी चोर नहीं है और जो शहर के बारे में सोचे ना, that city can be the best city of India. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे सबसे अच्छे शहरों को ना लोग सिर्फ कैश काउ की तरह सोचते हैं. निचोड़ लो, ये प्लॉट यहाँ पे इसको बेच दो, क्या करेंगे वहां पे? हाँ, बिल्डिंग बना देते हैं. अभी तो मैं देखता हूँ हर जगह पे लोग प्लॉट देके घर या होटल या ऑफिस बना रहे. ये कॉन्सेप्ट ऑफ ये प्लॉट खाली रखना है गार्डन के लिए, पार्क के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए. पता है आपको, पता है संजय जी कि अभी सबसे ज्यादा प्राइस राइज कौन से एसेट क्लास में हुआ है? घरों में नहीं, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में. मैसिव मैडनेस है भाई वहां पे, क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच है. क्योंकि हर जमीन पे लोग घर बना रहे हैं, पर घर तो आगे स्कूल नहीं है, उधर हॉस्पिटल नहीं है. और वहां पे आप अगर देखोगे द प्रोसेसेस फॉर गेटिंग अ स्कूल एडमिशन, it is as tough as getting entry into some premier club. True. And fees, कोई अच्छा स्कूल मुझे नहीं लगता 40-50 हजार रुपए महीने से कम है अगर आप इंटरनेशनल स्कूल जाते हो. और सीबीएसई में भी 20-25 हजार से नीचे तो कोई नंबर दिख रहा ही नहीं है पर मंथ. So we have squeezed out the middle class in terms of housing, and we are squeezing them out even in terms of education and hospitals. And इसलिए वो जो है सर्वाइवल उसके लिए मुश्किल होता है. ना वो ईएमआई दे पाता है टाइम पे, ना वो ये सब चीजें ध्यान में रखता है. So cost of living in, I think home prices in Indian cities can go down by 30% if the government stops being corrupt to the degree it is today. क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि बिकॉज गवर्नमेंट कुछ डिलीवर नहीं करता ना, वो बिल्डर को बनाना पड़ता है. बिल्डर बनाता है तो वो बिल करता है बायर को. अभी आप एनसीआर में, मुंबई में लोग इतना प्रीमियम क्यों देते हैं गेटेड कम्युनिटीज के लिए? क्योंकि वहां पे आपको फुटपाथ मिलता है, आपको गार्डन मिलता है, आपको स्पेस टू वॉक अराउंड, चैट अराउंड, सम पूल होगा. पर ये सब चीजें एमिनिटीज हैं, गवर्नमेंट एनीवे शुड बी गिविंग यू. ये तो हमारा राइट था.
ये लग्जरी कब से बन गया? हाँ, ये लग्जरी हो गया, एग्जैक्टली जैसे हमने कहा ना, ये हमने बेसिक्स को लग्जरी बना दिया। लग्जरी बना दिया। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। गुड़गांव में there's a concept called IDC EDC, which is internal development charges and external development charges. Every project has to give both. ठीक है, EDC देना पड़ता है सरकार को, IDC देना पड़ता है सरकार को कि भाई हम इंटरनल भी डेवलपमेंट करेंगे प्रोजेक्ट में, एक्सटर्नल भी करेंगे, आपको करनी पड़ेगी हमारे लिए। Just imagine after giving so much EDCs, what is the condition of the road? बारिश के टाइम पे अभी आपने पीछे देखा था, इतना जबरदस्त जाम था, मतलब मेरे को ना मेरी रूह कांप गई। बाय चांस मैं आई वाज जस्ट इमेजिनिंग, विजुअलाइजिंग, अगर मैं इस जाम में होता तो मेरा क्या भेजा फ्राई हो रहा होता उस टाइम पे। एंड दिस इज आफ्टर एवरी डैम प्रोजेक्ट हैज टू पे वेरी हाई IDC एंड EDC एंड स्टिल देयर इज नो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, एंड दैट्स द सैड पार्ट। नहीं तो अगर आप गुड़गांव जैसी लोकेशन को अच्छा डेवलप करो और अच्छे से उसमें रोडवेज बनाओ, ये सब बनाओ, तो इट कैन बिकम अ सुपर सिटी, Gurgaon can beat Mumbai, in my view, in 20 years, if its municipality wants to do it. क्योंकि गुड़गांव अभी भी वैसा शहर है जहाँ पे लैंड ओपन है, आप प्लान कर सकते हो, अभी भी मुंबई अभी आप नहीं कर सकते। आपके पास मौका है टू क्रिएट अ प्लान्ड सिटी इन गुड़गांव। आपने वो कर दिया ना, देन बारिंग द इश्यूज ऑफ थिंग्स लाइक वाटर, एवरीथिंग एल्स इज सॉर्टेड फॉर। क्योंकि आपके पास जमीन है, आपके पास प्लानिंग है, आपके पास घर होंगे, ऑफिसेस होंगे, पूल्स होंगे, ओपन एरियाज होंगे, कोई क्यों नहीं आना चाहेगा वहां। ट्रू। गुड़गांव एंड नोएडा द ओनली सिटीज amongst the same level of cities that today can do it. Mumbai cannot do it, Calcutta ठीक है तो उसकी तो बात ही छोड़ देते हैं। Bangalore has messed itself up. Hyderabad is doing it. Hyderabad is doing it to an extent, Right. but now with unlimited FSI, for some time what will happen? It's linked to road width. ठीक है, ठीक है, that is one positive thing. But at some point, I'm sure, लोग क्या करेंगे? That restriction will also get watered down. क्योंकि the model in Indian cities तो काफी सेम है ना। मैंने जमीन खरीद ली है, अब मैंने जमीन खरीद ली है पर महंगे रेट पे, अब मैं घर बना रहा हूँ, घर बिक नहीं रहे वो रेट पे, तो मैं सरकार के पास जाता हूँ, सर कुछ बेनिफिट कीजिए, ब्रिंग दिस वेवर। गवर्नमेंट आपको एक ही चीज का इंसेंटिव हमेशा देती है, वी विल इंक्रीज FSI। इजीएस्ट है ना, क्योंकि उसमें उनकी मेहनत नहीं लगती, उनकी मेहनत कम लगती है उसमें। मैं रोड वाइडन नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, उस पर बहुत मेहनत लगेगी। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा नहीं, हाँ तू FSI ले ले बस। शायद जी ये सब समझ के एक चीज तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास है शायद उसको तो रेंट पे ही बहुत समय तक रहना पड़ेगा। बाइंग फॉर देम हैज बिकम क्वाइट डिफिकल्ट। व्हाट वुड बी योर सजेशन फॉर अ मिडिल क्लास, बाय वर्सेस रेंट? देखिए, रेंट वर्सेस बाय में आई एक्चुअली बिलीव यू शुड फॉलो माधुरी दीक्षित। ओके, एंड दैट इज नॉट looking at rent versus buy, but doing rent before buy. ओके, मतलब उनका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक बिल्डिंग है मुंबई में, वर्ली में, उन्होंने एक घर वहां पे रेंट पे लिया था 2021 में, करीबन 12 लाख रुपए पर मंथ। एक साल के बाद उन्होंने वही बिल्डिंग में एक घर ले लिया, शी परचेज्ड इट फॉर 48 करोड़। वाओ। तो एक साल में क्या हुआ था, उसने वो लोकेशन एक्सपीरियंस कर लिया, कम्युनिटी, एमिनिटीज, ये मेरे लिए फिट है कि नहीं। तो रेंट वर्सेस बाय में आई थिंक अभी वो इतना एक पोलराइजिंग डिबेट हो गया। देखिए, दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स आई अंडरस्टैंड। एक है पूरा इमोशन, एक है पूरा लॉजिक। जो रेंट वाला बोल रहा है और बोल रहा है हमेशा रेंट करना है, ही इज फुल्ली राइट ऑन लॉजिक, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट व्हिच कैन डिफीट इट। ओके, जिसको घर खरीदना है उसको ही इज राइट बिकॉज़ ही लुक एट इमोशन, राइट। देयर इज इमोशन, देयर इज दैट स्टेटस कि मैं एक होम ओनर हूं। मैंने ये डिबेट में एक चीज नोटिस किया है, जो लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं ना इसमें, जो लोग रेंट के लिए सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं आर द वंस हु एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम कांट अफोर्ड टू बाय अ होम। और जो लोग इतना चिल्लाते हैं ना कि अब घर लो खरीदो खरीदो खरीदो, उन्होंने ऑलरेडी घर ले लिया है, तो उनको वो वैलिडेशन चाहिए। ठीक है, ये लाउडेस्ट वाले हैं, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट प्रोपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ये ज्यादा चिल्लाते हैं। नाउ फॉर मिडिल क्लास आई थिंक इट्स ओके टू रेंट। ठीक है, इट्स ओके टू रेंट। देखिए, जिंदगी अभी खत्म नहीं हो रही। अभी आपको ऐसा एक माहौल लगेगा कि अब मैं जिंदगी घर खरीद नहीं पाऊंगा, वो गलत है। आप घर खरीद पाओगे, ठीक है, रेट्स अफोर्डेबल होंगे, ठीक है,
आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, रेट्स अफोर्डेबल होंगे। नाउ शायद से सेम साइज का घर नहीं मिलेगा, सेम लोकेशन मिलेगी नहीं, पर आपको घर मिलेगा जो आपके लिए बैठेगा। पर अभी का जो सपना है ना, छोड़ दीजिए। मैं तो हर बायर ना जो मुझे बोलता है कि ये मेरी सैलरी है और अभी घर इतना महंगा है, इतना और इतना का गैप है, मैं उनको बोलता हूँ एक काम कर, घर देखना बंद कर दे। There is no point going and seeing a house and feeling depressed about it. You can't afford it today. You can't afford it today, but you can afford it 5 years down the line. Go with that belief. अभी लोग का ऐसा बिहेवियर हो गया ना कि अभी मैं लूंगा नहीं तो कभी नहीं ले पाऊंगा। किसने बोला? किसने बोला? सबसे ज्यादा महंगे घर जो लोग अभी खरीद रहे हैं 10-15 साल के लिए वो रेंट पे रह रहे थे। बिल्कुल। तो there is no age limit to buy a home. Buy it at 35, 40, 45, 50 जब आप रेडी हो, पर आप लो when you believe it is the place for you. ये जो जल्दी में लोग घर खरीदते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती होती है। आप उसमें 2-3 मिस्टेक्स करते हो। एक तो जो लोकेशन आपको चाहिए थी आप वहां पे नहीं जाते हो, आप कहीं और दूर में जाते हो, ठीक। दूसरा, आपको जितना बड़ा घर चाहिए था आप उससे छोटा ले लेते हो, तो आप क्या होता है 1 साल के बाद ना घुटन होती है, अनहैप्पी हो जाते हैं। अनहैप्पी। अच्छा, घर आपने लिया था खुश होने के लिए कि यार मैं खुश होऊंगा उस घर में जाके, एंड यू आर सो अनहैप्पी इन दैट हाउस। So like in one way you bought it with the intention to be happy, but every day it makes you feel unhappy. फिर आप सोचोगे मैं काम करता हूँ, ये घर बेच देता हूँ और दूसरा वाला घर ही लेता हूँ। आप जब घर बेचने के लिए जाओगे ना, आपको पता चलेगा कितना मुश्किल है। मैं घरों के लिए एक बात कहता हूँ कि जब खरीदने जाओ तो मिलता नहीं और बेचने जाओ तो बिकता नहीं। फुल्ली राइट, फुल्ली राइट। बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रांसपेरेंट मार्केट। आज मुझे अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है, मुझे कोई शेयर खरीदना है, तो बटन दबाना है और मैं खरीद सकता हूँ, मुझे क्लियर प्राइस दिखता है। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है, इट इज कंप्लीटली ओपेक, और मतलब वो जैसा माथा वैसा तिलक वाला हिसाब चल रहा होता है कि जो ज्यादा स्मार्ट है वो he'll be able to pull out a good deal, पर जो नहीं है, गलेबल है, जिसको नॉलेज ही नहीं है, उसका कहाँ कट जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक दैट इज समथिंग which fears, and especially for middle class, बिकॉज वो जिंदगी में सोचते हैं मैं एक ही घर ले पाऊंगा, वो इतना फोकस नहीं करते, उनको लगता है कि यार ये एक घर बस मिल जाए, किसी भी कीमत पे मिल जाए मुझे, so मैं I'll be happy in that. Every middle class person in my view na Sanjay ji will be able to buy 2 homes in their entire lifetime. Today middle class I'm saying, क्योंकि मार्केट भी ऐसा शेप हो रहा है। आपकी इनकम will rise, you will buy a home now, you will upgrade after 10 years, and builders will make it affordable for you. They have to, they will have no other option. They'll have no other option. क्योंकि एक मिथ है ना लोग के माइंड में कि बिल्डर्स के पास इतना पैसा है कि उसको बायर की जरूरत ही नहीं है, इतना ब्लैक मनी बैठा है उनके पास कि उनको जरूरत ही नहीं बायर्स की। अगर ऐसा होता तो क्या बिल्डर्स इतने महंगे लोन लेते क्या? इतने महंगे लोन क्यों लेते हैं वो लोग? क्योंकि मुझे ये भी ऐसा लगता है कभी कभी लोग ये ऐसा नैरेटिव खुद बिल्ड करते हैं टू एंश्योर दैट बायर्स फील दैट वे, सो दे बाय क्विकली। True. तो बायर्स डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन वर्थ। अगर वो घर खरीदेंगे नहीं, प्रोजेक्ट बनेगा नहीं। True. No builder has enough money to complete a building Without customer advances. No. अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 60 crores for an average builder comes from the home buyer. True. That is your value. You have to know that. मतलब एक प्रोजेक्ट बनाने में 60% मिनिमम आपका कंट्रीब्यूशन है, और बचा हुआ 40 भी आप ही का होने वाला है, पर वो ठीक है, वो धीरे धीरे आप दे सकते हो। Exactly. बट 60% तो उसी टाइम आपका है। बहुत बढ़िया। Because see, builder का typical model, if you look at it, is if you want to look at it, there is customer advances, there is loans, and there's a builder equity. Right. ठीक है। Now other two, it can change here and there. For most of them, 60% of the entire project is dependent on Sanjay and Vishal as home buyers. True. So you are the most important player, which is also a weakness. क्योंकि क्या होता है कि अगर प्रोजेक्ट अटक रहा है ना, you have more skin in the game than the builder. बिल्डर को लगता है मेरा तो कम पैसा लगा है, तेरा ज्यादा लगा है। तेरे तो लाइफ सेविंग का पूरा पैसा लगा, तूने तो उधार लिया है। मैंने तो ठीक है, मेरे तो एक प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे पास ऐसे 20 प्रोजेक्ट पड़े हैं। मैं आपको एक चीज, I'll give you an example of one buyer who reached out to me. तो एक स्कैम हुआ उसके साथ, ठीक है। तो he said to the builder कि I will expose you, I will go on social media. बिल्डर ने उसको काम नहीं बोल दिया, you go, जो करना कर। But remember one thing, if you go, then whatever is the value of your current under construction home will become zero. फिर ये प्रोजेक्ट कभी बनेगा ही नहीं।
क्योंकि इतने लिटिगेशन होंगे, कभी बनेगा नहीं, योर वैल्यू ऑफ एसेट जीरो, वो चुपचाप चले गया वापस। तो दैट इज अ स्ट्रेंथ एंड अ वीकनेस, बट यू हैव टू नो दैट यू आर अ पावरफुल प्लेयर। प्रोजेक्ट आपके नाम पे बन रहा है। ट्रू, वेरी वेल सेड सर। अब ना कुछ एक दो यूज केसेस आपके साथ डिस्कस करने हैं। रिटायरमेंट हेवन आप किसको कहेंगे भारत में? Which are the places where a person can go and just retire? I will like to, देखिए मुझे रिटायर करने के लिए close to a major city, but not too close. Okay, green, peace, good healthcare. ठीक है। तो नासिक, अगर मुझे कहीं शिफ्ट होना होगा ना आफ्टर आई फिनिश माई करियर, इट विल बी अ प्लेस लाइक नासिक। ओके, ठीक है। मुझे आई वुड नॉट 5 years back some North India places also I would have liked, but abhi they have created restrictions for people to buy, so I'm not eligible for that, but वो एक अच्छा जोन होता। ठीक है। मैं थोड़े टाइम पहले गया था पंचकुला, चंडीगढ़, मुझे वो एरियाज काफी पसंद आई थी। then in the southern part, actually in the central part I like Bhopal. हाँ, it's a nice place. I've stayed there, right? भोपाल बहुत प्यारी जगह है। हेल्थ केयर अच्छा है, क्लीन है, नॉट पॉपुलेशन। Yep. City of Lakes, very nice. City of Lakes, very pleasant. तो these are the retirement home. Abroad there are many places. अब मुझे लगता है कि काफी रिटायरमेंट मिनी सिटीज बन जाएंगे इन द नेक्स्ट 20 years, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है। जो बिल्डर्स डिसाइड करेंगे कि शहर के करीबन 2 घंटे दूर मैं एक ऐसा एक 300-500 एकड़ का एक मिनी सिटी बना दूंगा, जिसमें हेल्थ केयर होगी, एक रिटायरीज के लिए जो होता है एक पूरा इकोसिस्टम होगा। जैसे देहरादून केम आउट वेरी वेल, बट नाउ इट हैज बिकम मोर एज अ सिटी बिकॉज ऑफ वो बन गई, कैपिटल बन गई थी, कमर्शियल हो गया, कमर्शियल हो गए, हेवीली कमर्शियल हो गए। ओके, एनआरआईज जब इंडिया में घर खरीदते हैं, उनकी तो तकलीफें सुन के मुझे रोना आ जाता है, बिकॉज आई ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम देम। तो आपको क्या लगता है, एनआरआईज व्हाट आर द मिस्टेक्स दे आर मेकिंग व्हाइल इन्वेस्टिंग एंड व्हाइल रिपैट्रिएटिंग? NRIs are making a mistake while buying a home. The biggest mistake NRIs make while buying a home is buying a home. Okay, very good. Okay, तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अभिषेक किरण गुप्ता ऑफ CRE मैट्रिक्स। ठीक है, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था ये NRI के लिए, कॉलिंग देम नॉन रेसिडेंट इडियट्स। That's harsh. I'll probably ask him whether I can use that on camera. I'll tell you that. But देखिए, it's a no-brainer that NRI should not be buying property in India. Okay. Currency fluctuation itself kills you. वहीं आपका 4-5% साल का लॉस है. And there is no way you're going to make money on it. Okay. उसके बाद अगर आपको घर मिल भी जाएगा, the maintenance and management of it is a headache. ठीक है. हमारे तो यहाँ पे रूल स्ट्रक्चर लॉज आर सच कि कोई रेंट में आपको दे देगा, अगर आप दे दोगे रेंट पे वो कब्जा भी कर सकता है और उसको बाहर निकालने बहुत फाइट है। ठीक है, और अगर आपको प्रोफेशनल को हैंडल करना है उसका भी एक कॉस्ट है, उसकी फीस है। फिर तो एक चीज है यू बाय एक्सपेंसिव, उस पे आपका लॉस होता है करेंसी डेप्रिसिएशन में, फिर आपको घर मिलता है, आप रेंट पे डालते हो, रेंटल यील्ड कम है, वो भी रेंटल यील्ड और कम हो जाता है बाय पेइंग द प्रोफेशनल्स। तो NRI should not be buying a property in India unless उनका एक प्लान है कि मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ, या फिर उनके पेरेंट्स को वो देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इफ दे वांट टू गिव इट टू those purpose. It has to be only end use. It should not be investment. वो NRI का काफी लोग बोलते हैं ना, NRI नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर बेवकूफ है। You should not be doing that at all. तो only if you have a plan to come back, it is buy a house in that locality जहां आप खरीदना चाहते हो। Else investment के एंगल से मत। Again, we have seen so many NRIs, you know, having that problem. अभी ना एक और सेक्शन बहुत जबरदस्त आया है, वो है डिजिटल नोमैड्स। So after 2020 work from home became a trend, people became freelancers. अब मैं भी एक तरीके से घर से ही काम करता हूँ, मतलब मुझे बहुत ज्यादा ऑफिस सेटअप की जरूरत नहीं है, मेरा एक रूम स्टूडियो, एक रूम घर है, तो आई कैन वर्क वेरी इजिली। तो ये डिजिटल नोमैड्स के लिए आपको क्या लगता है कि which would be places which would be great for them? In cities? In cities, tier B cities, which can give them infrastructure and can give them convenience at a lower cost. They can buy a house at a lower cost. देखिए, मुझे लगता है कि actually these many cities that I'm talking about now, they will address 2 sets of audiences. एक तो जैसे मैंने कहा ये retirees के लिए, 2 is this creator economy. ठीक है, creator economy needs, देखिए creator economy एक शहर को वाइब देता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, जैसे आपके दिल्ली में दिस हॉस्कास, यस, यू फील डिफरेंट। मुंबई में यू गो टू बैंड्रा,
और यू गो टू लोखंडवाला, आपको वो वाइब बोरिवली या चेंबूर में नहीं आएगा। ट्रू ठीक ट्रू ट्रू। ठीक है, तो आई थिंक यू विल सी द राइज ऑफ न्यूअर सिटीज टू एनकरेज क्रिएटर्स टू कम इन। एक टाइम मुझे लगता था कि पुणे could have been that place, but Pune Lost that. has lost its ability. दो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ संजय जी, पुणे इज द ऑपोजिट ऑफ गुड़गांव फॉर मी। ओके, गुड़गांव इज लॉट ऑफ स्टाइल, लेस सब्सटेंस। पुणे इज लॉट ऑफ सब्सटेंस बट वेरी लेस स्टाइल। Very less time. इतना लेस स्टाइल है कि पीपल नोटिस ही नहीं करते। पुणे सेल्स मोर होम्स इन मुंबई, True. पर लोग ज्यादातर जब बड़े मार्केट के बारे में सोचते हैं ना, पुणे पुणे का नाम ही नहीं आता। हम लोग बात करते हैं बैंगलोर, गुड़गांव, मुंबई। हैदराबाद, हाँ, तो पुणे आई थॉट कुड हैव बीन अ प्लेस फॉर इट, बट आई थिंक पुणे इज नॉट देयर। आई थिंक दीज न्यूअर बेल्ट्स, आई हैव लॉट ऑफ होप फ्रॉम लवासा अगेन। Okay, is it back? लवासा अभी दिस एनसीएलटी से इट विल एग्जिट। ओके, पर मुझे एक चीज लगता है कि ये जो जगह है ना, दे आर बेस्ट पोजिशन टू बी द क्रिएटर इकोनॉमी cities of India. Creator economy cities which are privately built ना, they will rule India. और उसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी होगा, एक बिल्डर और एक एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, क्योंकि बिल्डर तो ठीक है बना देगा, बिल्डर कैन बिल्ड द एसेट, बट टू क्रिएट द वाइब एंड द एनर्जी यू नीड अ एंटरप्रेन्योर। ट्रू। जैसे हम लोग सिलिकॉन वैली देखते हैं ना, आई डोंट नो इफ देयर इज समथिंग फॉर क्रिएटर्स येट। नॉट येट। ठीक है, तो मतलब ये कैटेगरी मुझे बहुत चमक रही है। अगर आप एक प्रॉपर क्रिएटर फर्स्ट एक सिटी डेवलप कर दो या छोटा सा टाउनशिप डेवलप कर दो जहाँ स्टूडियोज है, इस तरह का इकोसिस्टम है और उनके लिए घर है, बहुत कुछ है, आई थिंक इट विल वर्क वेरी वेल। जैसे एक सिलिकॉन वैली था हमारे यहाँ पे मुंबई के पास में जगह थी, एम्बी वैली। यप, इट बिकेम अ लग्जरी प्लेस। ओके, बट इफ यू आस्क मी, आज के वक्त में इफ यू पोजिशन इट एज अ क्रिएटर वैली, brilliant, privately built, privately managed, where creators can actually focus on their ideas, their creativity, energy. yeah. हमारे शहरों की प्रॉब्लम ये है, we cannot able to generate creativity क्योंकि शहरी आपको इतना थका देता है। That will change and it's a very easy opportunity to fulfill. अब मैं जब जाता हूँ पनवेल एरिया में, नवी मुंबई will probably grow because if they focus on healthcare and education. ठीक है, मुंबई के schools expensive है, हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है, लोग माइग्रेट तभी करते हैं जब देयर इज अ बिग मोटिव। सो ईदर फॉर योर किड्स एजुकेशन और फॉर योर पेरेंट्स हेल्थ केयर। आई एम श्योर इट इज सच अ सिंपल आइडिया दैट मेनी बिल्डर्स वुड बी नोइंग दिस एंड वुड बी इम्प्लीमेंटिंग इट। यू क्रिएट इन ईच बेल्ट, एवरीबडी कम्स टुगेदर ना, दिस विल बी आवर zone, like a special economic zone na. This will be a SCZ, special creator zone, and I think this can work very close to all the top cities. एक मॉडल should emerge in my view of 5 or 7 builders uniting together and saying we'll create a city on 5,000 acres of land. You handle this part, I handle this part, and that will be our true competition to Silicon Valley. This is a very interesting idea because Gen Z is now becoming Gen C, which is all the Gen Zs are focusing on content creation. So Gen Z is now becoming Gen C, वो content creation करता है. Okay, one interesting last question. Does Vishal Bhargav own a house? Okay. So actually I do. Okay, great. But I bought a house very early, Sanjay ji, and it was more by luck. ठीक है. अब अगर मुझे कोई पूछे ना कि what are the learnings I had? I will say that by fate, all the learnings that I've had, I had fortunately implemented there. Okay. Not by knowledge, by accident. Okay. So I bought a house and I bought it at the time of Lehman crisis. 2008. And within 2 years the rate doubled. Right. Okay. So again, I wish I could say that I spotted that opportunity, but वैसा कुछ नहीं था. Dots have connected in the hindsight. In hindsight, they have connected in hindsight. So I bought a house, and my family is quite involved in real estate. Okay, in fact, you'll find it very surprising, given my background, that my family has more exposure to Gurgaon real estate than Mumbai real estate. Oh, okay. So it's just that our family is from there, from North India, so a lot of assets are there. But Mumbai bought at the right time, was lucky.
real estate is all luck. Hmm. जितनी भी हम लोग ज्ञान दे देना, True. eventually there's an unknown. Hmm. ठीक है? Because you may factor in as much due diligence as you do. But अगर कोई fraudulent builder आ गया ना, no due diligence can save you. True. True. थोड़े महीने पहले मेरे couple of my friends, they had bought units at a very important project, branded project in central Mumbai, Mm-hmm. okay, of a builder with a good track record, okay. They studied the RERA documents, saw the land papers were right, saw the booking numbers that were done. They analyzed कि so many bookings were done, so cash flow issue will not be there, okay. इतना पैसा आएगा. बाप रे, इतनी ड्यू डिलिजेंस. And the project still went into NCLT 2 months ago. So they did everything possible. They sat with me, they spoke to me, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. They took my view. I told them, देख boss, you have done a lot of work. It's phenomenal. Respect. But don't expect 100% certainty you'll get the house. Obviously. When that thing happened of NCLT, when they got to know, na, they called me. You were right. It's not because I had a great foresight. But that unknown. There's an unknown. You cannot predict it. It can happen to anybody. तो मतलब आप कुछ भी कर लो. एंड आई थिंक जैसे मैं देखता हूँ पलाय रॉयल करके एक बहुत अच्छी बिल्डिंग थी. व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एट दैट टाइम इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन. 2008 में स्टार्ट हुई थी एंड आई थिंक स्टिल इट्स नॉट डिलीवर्ड. इट्स बीन 17 इयर्स. वाला सलमान खान का घर होगा, ये होगा. इतनी बार उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं. एंड आई थिंक यू नो ये एक अनफॉर्चुनेट पॉइंट है बिकॉज अप्रूवल भी सरकार देती है और रोकती भी सरकार है. तो आई थिंक यहाँ थोड़ा सा अगर रियल एस्टेट में सरकार थोड़ा स्टेप इन करे, बिकॉज दो चीजें हैं रियल एस्टेट के साथ. आई हैव बीन इन रियल एस्टेट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग. आई डिस्कस्ड विद यू. आई हैव वर्कड इन रियल एस्टेट. देयर आर टू थिंग्स इन रियल एस्टेट. वन, योर कंज्यूमर्स इमोशंस एंड लाइफ सेविंग्स विद डेट इज इन्वॉल्व. तो वैसे ही आपके लिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सरकार के लिए कि सब ठीक चले. और दूसरा, वी आर द रियल एस्टेट इज द सेकंड हाईएस्ट जनरेटर ऑफ मैन पावर. सॉरी, क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट. सॉरी, हाँ, वापस लेंगे. एंड दूसरा, रियल एस्टेट इज द सेकंड लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर. राइट. तो दोनों चीजें जो है वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक अ लिटिल मोर फोकस ऑन द ट्रांसपेरेंसी, ईज एंड प्रेडिक्टेबिलिटी एज सच ऑफ रियल एस्टेट वुड रियली हेल्प इन developing. I think if we just do two things right, na, ki you give approvals, all approvals on day one. और ये जो स्कीम है ना, take part CC, commencement certificate जो लोग बोलते हैं, take it up to 10th floor, then take the 11th to 20th floor, then take 21 to 30th floor. It should be mandatory that you have to take full CC. Then you have all approvals at one go. Then unless one other googly comes, you know, from a body like NGT or the Supreme Court says something, that is the only thing that can hold you back. But you have done your bit. If we solve that one part now, where a builder starts a project only after all approvals, that will solve 50% of our problems. True. The remaining 50 will get solved if buyers are told to pay stamp duty only on possession. Then the government will have skin in the game. कि भाई सॉल्व करके दो प्रॉब्लम, तभी तो मेरे पैसे आएंगे. मैंने वो सॉल्व कर दिया, मेरे को अभी फिर 100 करोड़ मिल जाएगा प्रोजेक्ट से. Until we don't address that, we need to solve something at the builder end, at the buyer end. Both of them are dependent on the government. Absolutely. Sanjay, tell me something. You are a person who started out in real estate and now you have become this famous financial influencer where you impart knowledge on finance. What has been the one big learning in your career of real estate? आई थिंक रियल एस्टेट में मेरे करियर में मुझे सबसे अच्छी जो लर्निंग मिली वो ये थी कि जितना आप ऑनेस्टी से डेवलपर बनोगे उतना बड़ा प्रीमियम है आपको. बिकॉज दिस प्लेस हैज सो मच मिसट्रस्ट अमंग्स्ट द कंज्यूमर्स कि अगर एक भी बंदा अपने वादे को निभा दे, टाइमली बेसिस पे भी ना निभा दे, आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपेटिटिव एडवांटेज बनता है. तो एज अ डेवलपर इट इज वेरी इजी टू विन ओनली बाय बीइंग ऑन टाइम और जस्ट बाय बीइंग, जो आपने प्रॉमिस किया वो डिलीवर कर दे जाए, तो आई थिंक एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट कंपनी क्रिएट हो सकता है. Okay, and you are from Delhi NCR. As of now, yes. As of now. What is your personal view on Gurgaon real estate and Noida real estate?
आई थिंक मैं अफोर्डेबिलिटी के एंगल से देखता हूँ, और मुझे लगता है कि अफोर्डेबिलिटी के एंगल से द रेशियोज आर नॉट गुड राइट नाउ, कि जो आम आदमी की इनकम है और जो अपार्टमेंट का प्राइस है, दे आर नॉट इन लाइन। यू नो, एवरेज इनकम्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, अपार्टमेंट प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े। और ये थोड़ी डाइकोटमी इसलिए भी लगती है कि ऐसा नहीं है कि सप्लाई कम आई है, सप्लाई भी जम के आई है, बहुत सप्लाई आई है। तो सप्लाई भी बढ़ रही है, अफोर्डेबिलिटी भी घट रही है, इनकम्स भी नहीं बढ़ रही है। तो ये ट्राइंगल समझ नहीं आ रहा है, इट्स लुकिंग लाइक एन इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, यू नो, कि तीन चीजें मैच नहीं कर रही है। एंड विच मेक्स मी फील समटाइम्स कि शायद इनहेरेंटली जो हम जिसे कहते हैं ना इंट्रिंसिक वैल्यू, कि डिमांड के बेसिस पे जो सप्लाई था, वो इंट्रिंसिक वैल्यू मिसिंग है। तो शायद ये जो वैल्यूज हैं, ये इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर 100 रुपए की एक चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए, तो शायद ये 130-140 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं इस टाइम पे, जस्ट बिकॉज देयर इज फ्रॉथ, जैसे हम कहते हैं, झाग है, वो लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट्स में हो सकता है आने वाले समय में टाइम करेक्शन सब तो होगी ही। प्राइस करेक्शन मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बिकॉज वो काफी कंट्रोल्ड मैटर होता है, बट टाइम करेक्शन का मुझे एक वो बहुत बड़ा दिख रहा है। दूसरा, रियल एस्टेट साइकिल्स जो मुझे समझ आए वो ये है कि जब एक बार बड़ी तेजी रियल स्टॉक मार्केट में आती है, फिर एक बार बड़ी तेजी आपको इसमें मिलती है। तो अगर आप देखें 2020 कोविड में, मार्च 2020 से लेके अप टू दिसंबर 2021 इस तरह की जो है तेजी आई थी मार्केट्स में, तो उस तेजी ने इतने पैसे बना दिए कि लोगों ने धीरे धीरे रियल एस्टेट में डिप्लॉय करना उसको चालू कर दिया, राइट। तो वो जो स्टॉक मार्केट की तेजी है वो भी खत्म हो चुकी है। पिछले एक साल से इफेक्टिवली द मार्केट्स हैव गिवन नेगेटिव रिटर्न्स, निफ्टी 5% नीचे। तो अब वो भी एक जो इंजन को स्टीम दे रहा था, वो भी स्टीम खत्म हो गई है। तो ये कुछ फैक्टर्स मेरे को लगते हैं जो एनसीआर रीजन को शायद नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। Can Noida overtake Gurgaon according to you? You have stayed in Noida. Can Noida overtake Gurgaon? See, Noida, I am not sure can overtake Gurgaon, because Gurgaon has a very big advantage of high quality MNCs, high quality manpower, proximity to airport. मुझे लगता है उसके पास बहुत कुछ ऐसा है जो अभी नोएडा के पास इमीडिएट विसिनिटी में नहीं। सेकंड, फ्रॉम अ परसेप्शन बेसिस मुझे ऐसा लगता है नोएडा हैज ऑलवेज बीन अ सिटी ऑफ बैक एंड पीपल, मतलब बैक एंड ऑफिसेस। कोई भी ऑफिस बोलोगे तो यार ये जनपैक्ट का ऑफिस है, पर यहाँ के कौन बैठते हैं? बैक एंड लोग बैठते हैं। पर जब आप गुड़गांव शिफ्ट होते हो तो वहां पे फ्रंट एंड लोग बैठे हैं, जिनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा है, बड़े ऑफिस, बड़े कंपनीज हैं, जिनके टॉप टीयर मैनेजमेंट वहां बैठी हुई है, HQs हैं इंडिया के वहां पे काफी कंपनियों के। तो फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, गूगल HQ इज नॉट इन नोएडा, इट्स इन गुड़गांव, राइट। तो ये एक अपने आप में एग्जांपल हो गया कि हाई वैल्यू ऑडियंस गुड़गांव में बैठी हुई है, तो इतना इजी नहीं होगा नोएडा को गुड़गांव को ओवरटेक करना। And you stayed in Mumbai also, you told me before. Gurgaon and Mumbai. What do you think? Which will जब मैं YouTube में देखता हूँ काफी गुड़गांव ब्रोकर्स के वीडियोस, मुझे कभी-कभी लगता है कि they think that they will overtake Mumbai in a very short span of time. Are they just being brokers, or do you think that's a common view among a lot of people? देखिए, वो जब एक ही चीज को 10 बार बोला जाता है ना, तो लोगों के माइंड में वो थोड़ा सा फ्रेमिंग आने लग जाती है उस चीज की। मैं ना एक ही एग्जांपल, जब मैंने एनसीआर रियल एस्टेट में था वर्सेस बॉम्बे रियल एस्टेट में था, मैंने बॉम्बे रियल एस्टेट में किसी डेवलपर को 2% या 2.5% से ऊपर ब्रोकरेज देते हुए नहीं देखा, और मैंने एनसीआर रियल एस्टेट में किसी ब्रोकर को, सॉरी किसी डेवलपर को 6-7% से नीचे ब्रोकरेज देते हुए नहीं देखा। नाउ इफ यू हैव टू इंसेंटिवाइज somebody to the tune of 7% of your sales to sell that inventory, you can imagine कि कहां पेंट अप डिमांड ज्यादा है। बड़े डेवलपर्स बॉम्बे में 1% की ब्रोकरेज देते हैं। अपार्टमेंट प्राइसेस में कोई फर्क नहीं है। आज आप गुड़गांव में भी एक अच्छे अपार्टमेंट जो 6-7 करोड़ का एक अपार्टमेंट है, यहाँ भी आप देखोगे वही 6-7 करोड़ का अपार्टमेंट है, पर यहाँ वो ब्रोकर को 6 लाख रुपए बनेंगे, वहां पे उसको 30 लाख रुपए बनेंगे, 35 लाख रुपए बनेंगे। तो यानी बेचना मुश्किल वहां है ना, जहां बेचना मुश्किल है वहां बेचने वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ बेचना आसान है तो बेचने वाले को कोई पैसा ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि उसको पता है कि यार पेंट अप डिमांड है, रेडी डिमांड है, आएगा कब लेके जाएगा। या उसको समझाना, अरे सर 3 साल में ऐसे हो जाएगा, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, आपके ट्रिपल हो जाएंगे। तो एंड सेकंड इज द पिच ऑफ द ब्रोकर, वन फॉर द एंड यूजर और वन फॉर द इन्वेस्टर। अगर पिच ऑफ द ब्रोकर इज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो लोकेशन मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली स्कैरी है। पर अगर उसकी पिच ये है कि भाई यहाँ पे लोग रहते हैं, इस तरह से रहते हैं, यहाँ पे लोग, यहाँ पे इस तरह की कम्युनिटी है, ये है, और वो इन्वेस्टमेंट की ज्यादा बातें नहीं कर रहा है, तो आई थिंक दैट इज अ प्लेस व्हिच हैज मोर स्टेबल डिमांड, एंड दैट्स वेयर आई फील बॉम्बे हैज मोर स्टेबल डिमांड एज कंपेयर्ड टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया।
क्योंकि मैं जो गुड़गांव के वीडियोस देखता हूँ कि सब लोग दे यूज दिस वर्ड, अगर आपको गुड़गांव में इन्वेस्ट करना है, मतलब घर खरीदना नहीं है, इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, तो in their view I think there is no end user. They're not talking to the end user. See, I'll tell you, I've spent time in real estate in Delhi. I worked with a developer. That is the mindset of entire NCR. NCR के सेल्स वालों का माइंडसेट ही ऐसा है. पर्ची सिस्टम है वहां पे. सर पर्ची 18 महीने में बिक जाएगा सर, 12 महीने में बिक जाएगा. एक बहुत बड़ा डेवलपर था, बाद में NCLT में चला गया, नाम नहीं लूंगा, शायद लोग गेस कर पाएंगे. बट उसके यहाँ चलता ही ये था, प्रोजेक्ट दिखा दिया, सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन दिखा दिया, सर पर्ची दो. अरे 3 महीने में हम आपका डबल कर देंगे ना, आपकी लागत का तो डबल कर देंगे. ऐसे कई डेवलपर्स हैं जिनके इतने बड़े नाम थे और सब NCLT में चले गए. ये सारे NCR से थे. बॉम्बे से मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा डेवलपर NCLT में गया है. मतलब आप वो भी एक चलो KPI देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू कितने NCR के बिल्डर NCLT में गए वर्सेस कितने बॉम्बे के बिल्डर NCLT में. You would see the ratio, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा. तो I think these indicators, the way people talk, the way people sell is something which is very very important. अगर आप यहाँ कमर्शियल लेने जाते हो तो people don't talk about price appreciation, they always talk about rental इतना मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ इतनी डिमांड है कमर्शियल की, इतनी ज्यादा डिमांड है कमर्शियल की कि आपने बिल्डिंग खोली नहीं तो वहां भर जाती है. जब मैं ओबरॉय की रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ क्वार्टरली, मैं देखता हूँ कि हर क्वार्टर उनका ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ रहा है. Every building which has been constructed 5 years back is 99% occupied. 1% तो शायद वो normal space छोड़ दी होगी तो शायद इसलिए occupy नहीं हुआ होगा. But you know, this is the kind of markets you need to see which has so much strength कि उसका टूटना मुश्किल हो. हाँ, ये हो सकता है कि प्राइस कभी कभी ऊपर हो जाते हैं, बट टूटे ना एटलीस्ट. नहीं तो बहुत इन्वेस्टर को दुख होता है. इन्वेस्टर को ना शेयर प्राइस नीचे जाने से कभी दुख नहीं होता. अगर उसने 5 लाख रुपए शेयर में डाले वो 4 लाख हो जाएंगे, बहुत दुख नहीं होता. पर उसने 1 करोड़ प्रॉपर्टी में डाला था और उसकी वैल्यू 95 लाख भी हो जाए, उसको बड़ा दुख होता है, पता नहीं क्यों. सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट टू रियल एस्टेट ऑफ इंडियंस, एंड दैट्स व्हाई इट स्टिल फॉर्म्स ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ आवर हाउसहोल्ड सेविंग्स. तो वो एक है इमोशन. आई थिंक इंडिया में वो नैरेटिव बहुत सालों से है जिसको इंग्रेन ना कि होम प्राइसेस नेवर फॉल. तो जब नीचे गिरता है ना, लोग को शॉक लगता है. ट्रू. स्टॉक मार्केट पे जो वो पैसा डालते हैं उनको पता है कि ऊपर भी जा सकता है तो नीचे भी जा सकता है. वो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं. घर में ऊपर ही जाना है, ऐसे ही जाना. इट हैज टू बी लीनियर. ग्रेट विशाल जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम टुडे. एंड आई थिंक आज जो आपने बातें बताई हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत मीनिंगफुल होंगी, उनके बाइंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेंगी, उनको रियल एस्टेट के बारे में और इंफॉर्मेशन देंगे. एटलीस्ट मुझे लगता है मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग है कि रियल एस्टेट में कभी भी फोमो से बचना चाहिए. ये जो बिग पेपर एड्स हैं कि भाई ऑल यूनिट सोल्ड ऑन डे 1 और उसके बाद प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अगले 7 दिन में हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. आई थिंक वी शुड नॉट फॉल फॉर दीज थिंग्स, एंड व्हेनेवर वी कैन अफोर्ड वी शुड बाय एन अपार्टमेंट. रिमेंबर, इफ इट इज डिक्लेयर्ड अ हिट, it is not a hit. That was a golden line to sign off this podcast. Thank you so much, Vishal ji. Thank you. Thank you. तो गाइस, अगर आप यहां तक आ गए हो, यानी इस एपिसोड को आपने टोटली देखा है, एंजॉय किया है, नोट्स बनाए, तो अपनी टॉप 5 लर्निंग्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए. इस वीडियो को आपको 4 या 5 दोस्तों को मिनिमम भेजना है जो रियल एस्टेट के बारे में जानते नहीं है या बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं. आई एम श्योर इस वीडियो से उनके डिसीजन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा. वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आई हो तो, और मुझे बताइए कि हम किस तरीके से अपने पॉडकास्ट को और इंप्रूव कर सकते हैं. हमने एक फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसपे जाके आप कौन से गेस्ट को देखना चाहते हो उसके बारे में डाल सकते हैं, ताकि हम उनको रीच आउट कर सकें और उनको भी इन्वाइट कर सकें. अगर आप विशाल जी के बारे में और जानना चाहते हैं तो उनके सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पेज पे. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक पावरफुल गेस्ट के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.